उत्तर लेखन का सबसे आरंभिक चरण प्रारंभ होता है सोचने से। कोई भी बच्चा जिसका आंसर राइटिंग अच्छा है या जो लिखना सीखना चाहता है, यदि आप वो सोचना बेहतर कर ले, आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो जाए, तो आपका उत्तर लेखन अच्छा हो जाएगा। तो आज के सेशन में मैं आपके थिंकिंग प्रोसेस को बेहतर करूंगा, आपके सोचने की शक्ति पे काम करूंगा, फिर हम उत्तर लेखन पे आएंगे। लिखने का काम है उत्तर लेखन से, और सोचना इसका आधार है, इसका बेस है, फाउंडेशन है। याद करिए, जब आप पेन कागज लेके बैठते हैं, आता हुआ कंटेंट भी आपके दिमाग से चला जाता है। क्यों? विचार ही नहीं आते, विचार शून्य अवस्था आ जाती है। तो उत्तर लेखन की शुभारंभ यदि हमें करना है, हमें उत्तर लेखन का शुरुआत यदि करना है, तो कहां से करना चाहिए? सोचने से। अब जब हम सोचने की बात करते हैं, जब सोचना, और खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी के तौर पे, देखो एक जनरल चीज होती है। जनरल चीज है, कोई भी मुद्दा चल रहा है, आप मीडिया में डिबेट देखते हैं, है ना, कोई भी मुद्दा चल रहा है और उस पर बस हम बहस किए जा रहे हैं। एक होता है तार्किक बहस करना। जब हम सोचने की बात करते हैं, तो यहां पे जो मैं सोचने की बात कर रहा हूं, वो तार्किक सोच की बात कर रहा हूं, साइंटिफिक सोच की, जो तथ्यों पर आधारित हो, लॉजिक्स पे आधारित हो, तर्क पे आधारित हो। तो आज के सेशन में आप मेरे साथ एक ऐसा विषय वस्तु सीखने का प्रयास करेंगे जहां पे आपका थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़िया हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका अच्छा हो, आप अच्छा सोच पाए, आपके दृष्टिकोण में गहराई आए, आपके दृष्टिकोण में एक विविधता आए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे चीजों को देख पाए, नीति निर्माण के तौर पे देख पाए, पॉलिसी मेकर के तौर पे देख जाए, कैसे जब नीतियां बनती हैं, कैसे प्रशासन में जाकर के वहां पे चीजों को सोचा जाता है और ग्राउंड लेवल पे जाके सोचा जाता है। तो आज वो दृष्टिकोण मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और इसके लिए बहुत सारे अप्रोचेज हमें समझना पड़ेगा। कुछ मैं आपको ग्राउंड चीजें, कुछ एक दो लिस्ट बनवाऊंगा, ठीक है, फिर मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा, और कुछ आपको मैं होमवर्क भी दूंगा ताकि आप सोचना, और फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैं कुछ टॉपिक लिखवाऊंगा कि इन पे सोचना है, कम से कम 10 से 15 आपको टॉपिक लिखवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब भी कभी आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो कई सारे आधार आते हैं। जैसे हम देश के संदर्भ में देखें, तो हमारी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का रीढ़ क्या है? आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो जिन प्रतिनिधियों को हम चुन के भेज रहे हैं, हम उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? क्यों चुनाव हो रहे हैं? चुनाव में जब आप वोट देते हो, तो उसका आधार क्या बनता है? बताओ। हमारे देश में हर चीज का आधार क्या है? आप प्रशासन में क्यों जा रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जा रहे हो? ताकि देश का विकास कर पाओ। लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में क्यों भेज रहे हैं? ताकि वो देश का विकास कर सके, ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां बना सकें। तो इसके कुछ मानक होंगे, कुछ पैरामीटर होंगे जिनकी लिस्ट आपको बनानी होगी। विकास का मतलब क्या है? आपने आर्थिक संदर्भ में देखा हो तो विकास के मतलब दो होते हैं, गुणात्मक, साथ में परिमाणात्मक। विकास का मतलब है सामाजिक, साथ में सामाजिक के साथ साथ आर्थिक। तो इसके कुछ मानक होंगे, कुछ पैरामीटर होंगे, ठीक है। जितने भी मानक मैं आपको बनाऊं, इनकी एक लिस्ट बना के अपने पास रखना है। सोचने में मैं 3-4 लिस्ट आपको बनवाने वाला हूं। सबसे पहले, विकास के क्या क्या मानक होते हैं। जब भी कोई चीज पढ़नी है, तो उसको इस पैरामीटर पे सोचना है। मैं यहां पे कुछ, विकास का क्या मानक हो सकता है बताइए, कुछ सोचिए, आप लोग भी सोचिए, विकास का क्या क्या मानक हो सकता है। शिक्षा को विकास का मानक माना जा सकता है। जब भी हम देखें भारत में विकास ज्यादा है, अमेरिका में विकास ज्यादा है, तो पहले हम एजुकेशन को पैरामीटर देखेंगे। एक सूचकांक आता है मानव विकास सूचकांक, उसमें 3 पैरामीटर हैं। क्या क्या पैरामीटर हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और क्या क्या विकास के पैरामीटर हो सकते हैं?
सोचो, अब सोचना चालू हो रहा है। आप रोजगार को विकास का मानक समझते हैं? एग्रीकल्चर, किसान, प्रधानमंत्री जी बजट में आता है ना, 4 चीजों की बात होती है, किसान, महिला, युवा, ये सब बातें होती है, सब विकास के पैरामीटर हैं। और क्या क्या हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, और क्या क्या हो सकता है? सोचो, शहरी क्षेत्र, शहरी में कई सारी चीजें आ जाती हैं, शहरी क्षेत्र, स्वच्छता, स्वच्छता, और बताओ, सोचो। हाँ, बहुत बढ़िया, ऊर्जा, जंगल राज, कानून व्यवस्था। सोचो, यही सब इर्द गिर्द बातें चल रही हैं, पूरा चुनाव लड़ा गया इन सब मैटर में, यूपी का पूरा चुनाव इसी पे आधारित है। और क्या क्या हो सकता है? ऊर्जा, ऊर्जा आपका, हाँ, ऊर्जा सुरक्षा हो गया, और कनेक्टिविटी, इसको हम बोल सकते हैं परिवहन, परिवहन, रोडें बन रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बन रहे हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड लेवल पे समिट चल रही है विकास को लेकर, जिसको हम सतत विकास कहते हैं, सतत विकास। सतत विकास में 17 पैरामीटर हैं, वो भी विकास के ही मानक हैं। सोचो सोचो सोचो, अभी सोचने की, मैं केवल आपको शुरुआत ही इससे करा रहा हूं, डेवलपमेंट से। पर्यावरण संरक्षण सतत विकास का ही एक हिस्सा है, पूरा विश्व इसके लिए जुटा हुआ है। और बताओ, विकास के क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं? और भी जोड़ लो, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, अभी प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, इसी के इर्द गिर्द चीजें चलेंगी, जैव विविधता का संरक्षण, संरक्षण, और क्या क्या आधार बनते हैं? प्रदूषण विकास का मानक नहीं है, स्वच्छता है। हाँ, कम हो गए, यानी स्वच्छता, हम पॉजिटिव चीजें लिख रहे हैं ना, हम पिछड़ेपन के भी मानक देखेंगे, अभी तो हम विकास ही देख रहे हैं। स्वच्छता को हम पैरामीटर बनाते हैं विकास का। और हाँ, हाउसिंग मतलब आवास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आवास। और सोचिए, विज्ञान, तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी प्रगति, तकनीकी विकास, तकनीकी प्रगति। अब ये एक लिस्ट बनाओ, पूरी ये बना लो, ये रखना है अपने पास, अब कुछ भी हमें करना है, ये लिस्ट आपके पास 24 घंटे मेंस में, अब हमें सोचना है इन सब आधारों पे, जब हम लिखेंगे तो ये आधार बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण एक देता हूं, इससे और आपको आइडिया लगेगा। मान लो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, अब वो विकास के पैरामीटर पे कैसे बैठेगी? क्या स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल की नीति आएगी तो क्या होगा? कम प्रदूषण होगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा रहेगा, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपैक्ट हमारे रोजगार पे कैसे पड़ेगा? रोजगार के नए अवसर डेवलप होंगे, नई तकनीकी का विकास होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव? तेल का आयात कम करना पड़ेगा, हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। अब सब कुछ जुड़ा है, अब जोड़ना सीखना है। पर्यावरण के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्बन उत्सर्जन कम होगा, घटेगा। और सोचो, सोचना है, बहुत सारी चीजें हैं इन्हीं पैरामीटर पे। आप कोई भी पॉइंट रखो, यहां पे कोई भी मुद्दा रखो, जीडीपी, अब आपको सोचना है। देखो, मैं आपको सोचने का आधार दे रहा हूं, जब आप सोचना चालू करोगे तो इन पॉइंटों पे सोचना है आपको, इन पॉइंटों में, ये पॉइंटों की लिस्ट आप बढ़ा भी सकते हो। कोई भी मैं आपको टॉपिक दूंगा, उस टॉपिक पे आप, जब आप सोचना चालू करोगे तभी लिखोगे, बिना सोचे नहीं लिखोगे। तो पहले मैंने आपको विकास के पैरामीटर कुछ बताए, सतत विकास से और ऐड कर लेना, उसमें बहुत सारे पैरामीटर दिए गए हैं, उनसे और ऐड करना इसको, और ये लिस्ट अपने पास रहनी चाहिए। प्रतिदिन आधे घंटे कोई टॉपिक लो और इन पैरामीटर को तहत सोचने का प्रयास करो। हो सकता है वो टॉपिक 5-6 पैरामीटर में सोच पाओ,
सातवें में ना सोच पाओ, लेकिन कोशिश करना सीखो ताकि आप सोचना सीख पाओ। अब मैं आपको लिखा रहा हूं आयाम, दृष्टिकोण, कितने दृष्टिकोण में सोचा जाता है। ठीक है, कितने दृष्टिकोण में सोचा जाता है। अभी मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, कुछ कोई भी पॉइंट यहां पे रख दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं। अब हम आते हैं दृष्टिकोण को लेकर के कि हमारे कितने डायमेंशन हो सकते हैं, कितने डायमेंशन होते हैं एक्चुअल में, कैसे हम बहुआयामी सोच को विकसित करते हैं। ठीक है, लिख लो, क्योंकि फिर क्या होगा, भूल जाओगे आप अभी। और इनकी लिस्ट बहुत अच्छे से बना के फेयर करके रख लेना अपने पास, ताकि आपकी एक विविध, आपका जो है एक सोचने का नजरिया डेवलप हो सके। ठीक है, देखो बहुत आसान है। जैसे मान लो कोई नई नीति आई, कोई भी नई नीति पे जब आप कभी इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हो, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, इनमें से 5 पॉइंट यदि आप उससे निकाल के बता दिए, है ना, सब जगह ये तो सेट ही कर सकते हो। या तो एक कम होगा रोजगार के अवसर, या तो घटेगा, कहीं बढ़ेगा या घटेगा। तो आप निगेटिव या पॉजिटिव में इसको डालना सीखो। प्रति व्यक्ति आय, कोई भी स्कीम ऐसी आएगी जिससे बढ़ेगा या घटेगा। महिला सशक्तिकरण क्या विकास का सूचक है? महिलाओं का सशक्तिकरण, आधी आबादी है, महिला सशक्तिकरण भी डाल दो यहाँ पे। हमारे समाज के जो अन्य पिछड़े तबके हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, विकास का सूचक है। यदि इनके कल्याण को लेकर कोई काम हो रहा हो तो आपको सोचना चालू करना। अब मैं आता हूं दृष्टिकोण में। ये तो हो गए विकास संकेतक, अभी हम पिछड़ेपन के संकेतक में भी आएंगे। लिखना है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखना। अब दृष्टिकोण लिखवाऊंगा मैं आपको, कैसे मल्टीपल दृष्टिकोण होते हैं। ठीक है, लगभग मैं 20 से 25 दृष्टिकोण आपको लिखवा रहा हूं, और उन दृष्टिकोणों पर भी आपको काम करना। इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जहां पढ़ते हो उसके प्रिंट आउट निकालो, 4-5 हर जगह लगा दो, 1-2 कैरी करो। कोई भी चीज आपके सामने आती है उन दृष्टिकोणों पे डालना है आपको। और अभी मैं उसको सिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल पे आपको मैं दृष्टिकोण सिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए हम दृष्टिकोण पे जाते हैं। पहले एक बार लिस्ट बना लेते हैं, कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं। दृष्टिकोण समझते हैं, देखने का नजरिया, देखने का तरीका। दर्शन के अंतर्गत ये चीज आती है। एक ही चीज को हम कितने आधार पे देख सकते हैं। सबसे पहला आधार यदि देखें तो हर चीज का एक सामाजिक आधार हो सकता है, सोशल आधार हो सकता है। अभी मैं इनको परिभाषित करूंगा। दूसरा आधार हो सकता है सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार। फिर मैं एक उदाहरण भी दूंगा तो आपको बहुत, और एक उदाहरण को मैं सभी दृष्टिकोणों पे सोच के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर कुछ आपको मैं सोचने के लिए दूंगा। आर्थिक आधार भी हम बनाते हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव भी बनाते हैं, बनाते जाना, साथ साथ लिस्ट बनाते जाना। राजनीतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, एक आधार ये बनता है हमारा, दृष्टिकोण ये बनता है। 5 नंबर, और क्या क्या हो सकता है? ऐतिहासिक, वेरी गुड, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, और बताओ, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय, और दार्शनिक, वेरी गुड, और धार्मिक, धार्मिक, साहित्यिक। साहित्यिक और सांस्कृतिक में बहुत अंतर नहीं है, बट ठीक है। और क्या क्या आधार हो सकते हैं? भौगोलिक हो सकता है क्या? ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, भौगोलिक। और क्या हो सकता है आधार? और बताओ, कूटनीतिक हो सकता है क्या? कूटनीतिक, भाषाई, भाषाई भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। कूटनीतिक भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसे हम कह सकते हैं, कूटनीतिक। और क्या हो सकता है? जनसांख्यिकी हो सकता है, जनसांख्यिकी हो सकता है। और बताओ, और क्या आधार हो सकता है? कानूनी हो सकता है, लीगल हो सकता है। और बताओ क्या आधार हो सकता है लीगल के अलावा? लैंगिक आधार हो सकता है,
लैंगिक आधार पे भी हम चीजों को सोच सकते हैं। लैंगिक, जातीय आधार हो सकता है, भारत जैसे देश में जातीय आधार। और बताओ 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 बताओ, नैतिक हो सकता है क्या? इथिकल। और सोचो, सुरक्षा या रणनीतिक? सामरिक। और बताओ, भविष्योन्मुखी आधार, फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्योन्मुखी। और फ्यूचरिस्टिक विजन बोलते हैं हम इसे। एक और आधार होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड, समाधान आधारित, समाधान आधारित दृष्टिकोण, समस्या आधारित दृष्टिकोण। और कुछ आपके दिमाग में कुछ और हो दृष्टिकोण? सामाजिक दृष्टिकोण का काम क्या होता है? जब भी हम कोई टॉपिक सामाजिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो हम ये कोशिश करते हैं कि समाज में इस चीज का प्रभाव कितना पड़ेगा, इंपैक्ट कितना पड़ेगा। यही होता है सामाजिक का मतलब, सोशल इंपैक्ट कितना पड़ेगा। कोई भी घटना घटेगी उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मृत्युदंड दिया जा रहा है, ठीक है। एक लंबी बहस भी है कि मृत्युदंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मृत्युदंड का क्या सोशल इंपैक्ट क्या क्या है, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा मृत्युदंड का। एक धड़ा ये बोल रहा है कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए और एक धड़ा कह रहा है कि मृत्युदंड होना चाहिए। उस पर डिबेट छिड़ी हुई है पूरी। जो मृत्युदंड कह रहे हैं कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, उनका कहना है कि राज्य हमें जन्म नहीं देता है, राज्य हमें पैदा नहीं करता, राज्य हमें जीवित नहीं, राज्य हमें जीवन नहीं देता है। तो यदि राज्य हमें जीवन नहीं देता तो राज्य हमारे जीवन को समाप्त भी नहीं कर सकता है। एक धड़ा ये कह रहा है। दूसरा धड़ा ये क्या कह रहा है कि समाज में, राज्य में हमें नैतिक स्थापना करनी है तो कुछ कठोर दंड देने पड़ेंगे, जिसमें से मृत्युदंड एक रूप हो सकता है उसका, है ना। तो हमें कोई भी घटनाक्रम हो, कोई भी सामाजिक के अंतर्गत, मैं आपको कुछ एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ आधार लिखवाता हूं जिन पे हम सोचेंगे फ्यूचर में। अभी लिख लो, आपको मैं कुछ एक लिस्ट बना रहा हूं कि मैं ये पॉइंट आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि हमारे पास अभी, जैसे मैं बार बार आपको एक कोई रैंडम उठा लेता हूं, 10 15 20 टॉपिक हम ऐसे लिख लें जिन पे हम सोच पाए, ठीक है। तो हमारे लिए एक आसान हो जाएगा, हम उस पैरामीटर पे चीजों को रखना चालू करेंगे। एक तो रखिए जलवायु परिवर्तन, जिसमें आपको सभी आधारों पे सोचना चाहिए, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप जलवायु परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में आपका एक तरीके से पर्यावरण सब कुछ आ जाएगा, है ना, पूरा पर्यावरण आपका आ जाएगा। अगला रखिए शिक्षा, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई, उसका सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका सांस्कृतिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका आर्थिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि आप इस लेवल पे सोचना चालू कर दें, जो कि हम सोच सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे इतने बड़े लेवल पे सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोजगार, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा नीति, शिक्षा लिख चुके हैं आप, जलवायु परिवर्तन लिख चुके हैं आप, डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण समाज में इसका भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है। हाथ में मोबाइल आ गया, मोबाइल का सोशल इंपैक्ट क्या है, मोबाइल का सांस्कृतिक इंपैक्ट क्या है, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है ना, उसका राजनीतिक इंपैक्ट क्या है।
सोचो, जब आप सोचना चालू करोगे आपकी बुद्धि खुलनी चालू हो जाएगी, आप में विचार आने लग जाएंगे, और जब विचार आने लग जाते हैं, जो राइटर होते हैं, बड़े बड़े राइटर कैसे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख पाते हैं? क्योंकि उनके सोचने की जो क्षमता है ना, वो उनकी ओपन हो चुकी होती है। वो कोई भी मुद्दा उनके सामने आता है, उस पर वो बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। आप क्यों नहीं लिख सकते हो? आपको तो 150-200 नंबर ही वहां पे जाके इतने शब्दों का गेम है, क्योंकि उन्होंने अपने थिंकिंग प्रोसेस को शार्प किया। आपने काम नहीं किया आज तक। मैं इसी पे काम, ये और ये एक दिन की बात नहीं है, देखो ये प्रैक्टिस की चीज है। बस आपको तरीका थोड़ा सा बताना है। ये जो मैंने लिस्ट आपको बनवाई है, इस लिस्ट के साथ अब आपको काम करना है। तो पहले सामाजिक का मतलब क्या है? सामाजिक का मतलब है समाज पे प्रभाव क्या पड़ा, समाज, लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, कोई भी चीज हुई, कोई भी घटना घटी, शिक्षा आई तो लोगों का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, गरीबी हुई तो उसका सामाजिक इंपैक्ट क्या है। सोचना है कौन सा वर्ग प्रभावित होता है, सब सोशल के अंतर्गत चीजें आती है। संस्कृति के अंतर्गत क्या आती है? संस्कृति के अंतर्गत बताइए मुझे। जैसे चलो मैं पहले थोड़ा सामाजिक पे चलते हैं। सामाजिक मान लो बेरोजगारी बढ़ी तो सामाजिक इंपैक्ट क्या पड़ सकता है? यदि रोजगार खत्म हो जाए तो समाज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अपराध बढ़ेगा, अपराधीकरण होगा, और क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। बेरोजगारी, एक घर है जिस घर में किसी के पास रोजगार नहीं है, वो परिवार तनावग्रस्त होगा, रिश्ते बिगड़ने चालू हो जाएंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, भुखमरी बन जाएगी, बच्चे आतंकवाद की तरफ भी जा सकते हैं, नक्सलवाद की तरफ भी जा सकते हैं, अपराधों की दर बढ़ जाएगी देश में, सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा, सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी, समाज में असमानता आ जाएगी, सामाजिक न्याय नहीं रहेगा, समाज ग्रो नहीं कर पाएगा, परिवार, समुदाय, वृद्ध, बच्चे सब पीछे रह जाएंगे, अफ्रीका बन जाएगा। जहां बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी वहां पे क्या होगा? पूरा राष्ट्र इंपैक्टफुल। वहां पे क्या, रोजगारी तो नहीं है। तो एक चीज को ऐसे सोचना चालू करना है। अब समझो, यही चीज शिक्षा में डालो कि शिक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? परिवार में पहली बात कुप्रथाओं का जन्म होगा, तार्किक समाज खत्म हो जाएगा। एजुकेशन ने क्या किया? सती प्रथा खत्म कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी। समझ रहे बात को? तो हमें शिक्षा का क्या, सोशल, ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना चालू करना है। अब हम संस्कृति पे आते हैं। मैं समझ रहा, मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपका दिमाग खोलता हुआ चलूंगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कैसे हम सोचते हैं। संस्कृति का काम क्या होता है, संस्कृति का क्या इंपैक्ट पड़ता है, संस्कृति से क्या समझते हैं? अच्छा ये बताओ एग्जैक्टली संस्कृति का मतलब क्या है आपके लिए? संस्कृति का मतलब है आंतरिक, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यू हैं, जो हमारा साहित्य है, जो हमारी मदर टंग बोलते हैं ना। मदर टंग का मतलब समझते हैं? मातृभाषा। मातृभाषा क्यों बोलते हैं इसे? मदर, फादर टंग क्यों नहीं बोलते? पितृभाषा क्यों नहीं है ये? मातृभाषा का मतलब ये है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इसको इस तरीके से देख सकते हैं, बच्चा हमेशा अपनी मां की लैंग्वेज सीखता है। एक मद्रासी और एक बंगाली शादी कर ले, यदि पिता मद्रासी है तो बच्चा बंगाली सीखेगा। अपनी मां किसे, उसे मदर टंग बोलते हैं। तो भाषा, कल्चर का मतलब है, संस्कृति का मतलब है जो आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो कैसे इंपैक्टफुल होगा किसी भी चीज से? जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? दूसरी संस्कृतियों का आगमन। भारतीय भोजन को वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है क्या? आज देखिए चाइना का फूड, चाइनीज। भारतीय संगीत को, भारतीय संगीत विश्व में वैश्वीकरण के कारण जा भी रहा है, और विश्व का संगीत भारत में आ भी रहा है। हमारी भाषाओं को, आज इंग्लिश को देखिए, ग्लोबलाइजेशन कैसे ग्लोबल हो गई, ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। हिंदी भी ग्लोबल की तरफ जा रही है, या फिर उसको दोनों चीजें मिल रहा है। विश्व में जा भी रही है बॉलीवुड की फिल्में, लेकिन हॉलीवुड भी आ रहा है। ठीक है, यानी हिंदी का यहां पे संकुचन भी हो रहा है और हिंदी का प्रसार भी हो रहा है, दोनों चीजें हैं। संकुचन कैसे? ज्यादातर वर्ग इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी भाषाई क्षेत्र में भी इंग्लिश ही हर जगह पे है। तो आप इस डायरेक्शन से चीजों को सोचना चालू करेंगे। अभी आएंगे हम उदाहरण के तौर पे जब चीजों को लेंगे, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट को। आर्थिक का मतलब क्या समझते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण का। संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब है परंपराएं, रूढ़ियां, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मूल्य, साहित्य, कला, भाषा, बोली, स्थापत्य,
ये सब संस्कृति का हिस्सा है। बहुत विस्तृत चीज है ये। हमारा एक तरीके से कह सकते हैं हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली, ये सब संस्कृति है। ये सब सांस्कृतिक इंपैक्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर हो रही क्या बातें हैं? चलो अब अगला आते हैं आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक का मतलब क्या समझते हैं? इकोनॉमी से मतलब क्या है? क्या इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब क्या समझते हैं? इफेक्ट क्या आएगा मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि क्या होता है इकोनॉमी, आर्थिक इंपैक्ट किसे कहते हैं? आर्थिक इंपैक्ट का बहुत आसान परिभाषा है, लागत और लाभ। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक लागत आ रही है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका लाभ आपको दिख रहा है। जब लागत और लाभ के आधार पर चीजों का मूल्यांकन किया जाए वो आर्थिक होता है। नहीं समझे? बहुत सामान्य सी परिभाषा मैंने आपको देखो समझा दी एक लाइन पे। आप निवेश वहीं करोगे जहां लाभ दिखेगा, हानि हो जाती हो अलग बात है। लागत वहीं लगाओगे जहां पर लाभ मिलेगा। सरकारें इतना पैसा लगाती, कुंभ मेला में गवर्नमेंट इतना पैसा लगाती, क्यों लगा दिया? ये पैसा बस्ती में नहीं लगाया, बलिया में नहीं लगाया, क्यों लगाया प्रयागराज में? और भी एक समयावधि में, भाई उसी समय में विशेष पैकेज दिया गया कि भैया जनवरी के बाद कुंभ खत्म, फरवरी में कुंभ खत्म, अब कोई मतलब नहीं है, अब धीरे धीरे विकास होगा, क्योंकि लागत से लाभ मिल रहा था। और क्या होता है जब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से आप देखते हो, आर्थिक नजरिए से चीजों को देखते हो, तो और क्या क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी चीज है, मान लो डिजिटल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। डिजिटल इंडिया से क्या होगा? अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होंगे? सबसे पहली बात, डिजिटल इंडिया क्या करेगी? अर्थव्यवस्था का डिसेंट्रलाइजेशन कर देगी। बैंक डिजिटल हो चुके हैं, आपके फोन में हो चुके हैं, एजुकेशन डिजिटल हो चुके हैं, आपके फोन में आ चुकी है। डिजिटल का मतलब है सरकारी सभी सेवाएं आपके पास आ जाना, आपके हाथ में आ जाना। तो पहला काम डिजिटल, जब भी जहां पे भी डिजिटल लगेगा शब्द, जब भी आप डिजिटलीकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, चीजों की पहुंच सब तक पहुंचा देना, डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी, जब आप समस्या समाधान में एक चीज लिखेंगे, आप डिजिटलाइजेशन को जरूर जोड़ दीजिए। सरकार इसी डायरेक्शन में, आपके आंसर राइटिंग में जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने क्या किया? बिहार चुनाव से तुरंत पहले सबके खाते में 10-10 हजार पहुंचा दिए। आज इतने सारे गैस सिलेंडर सरकार बांट रही है, उनका सबका सब्सिडी पहुंच रहा है। तो ये क्या हुआ? डिजिटलाइजेशन का ही एक तरीका था, ठीक है। तो आप समझिए डिजिटल इंडिया क्या करेगा? रोजगार सृजन करेगा, डिजिटल इंडिया विकेंद्रीकरण करेगा, एमएसएमई को लाभ देगा, उद्योगों का प्रसार होगा। जियो, आज इतने बड़े बड़े जितने उद्योगपति सब डिजिटलीकरण से जुड़े हुए, ठीक है। तो डिजिटलीकरण मतलब इसको इस प्रोस्पेक्टिव से, लागत लाभ, लागत लाभ दिमाग में बैठा लो, लागत लाभ। डिजिटल में लागत कम है, लाभ ज्यादा है, लागत कम है, लाभ ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को? डिजिटलाइजेशन क्या कर रहा है? लागत लाभ की प्रक्रिया को, जो चीज लागत कम करे लाभ बढ़ा दे, वो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? एआई क्या कर रहा है? लागत कम है, लाभ ज्यादा है, तब आप आर्थिक नजरिए से सोचना चालू कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? आर्थिक नजरिए से सोचने का मतलब है जब आप लागत लाभ के दृष्टिकोण से सोचेंगे, किसी भी चीज को डालिए आप। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जिसमें लागत कम है, लाभ ज्यादा हो। समझ रहे बात को? ठीक है। हर चीज को उसी आधार पे अब ये सोचना है आपको। मैं देखो कुछ आपको जनरल ग्लिम्स दे रहा हूं और ये आदत से आएगा आपके, ठीक है। अगला आते हैं पॉलिटिकली कैसे सोचते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या होते हैं। किसे कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, जब आप, राजनीतिक का मतलब क्या है? आप कभी चुनाव वगैरह के भाषण सुने तो उसमें 3-4 शब्द आपको दिखेंगे, कुछ योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। सबसे ज्यादा पिन पॉइंट होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, उसका पिन पॉइंट होता है। जब भी पॉलिटिकल नजरिए से देखना है आपको चीजों को, या प्रशासनिक नजरिए से देखना है, तो आपको रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, कानून का शासन। अपराधों की बात होगी, अपराध को नियंत्रण करने की बात होगी, जंगल राज की बात होगी, ये सब कानून, सब पॉलिटिकल नजरिया। नीति निर्माण, हम ये योजना लाएंगे, हम ये योजना बनाएंगे, हम इस क्षेत्र के लिए लाएंगे, प्रशासनिक दक्षता की बात होगी, शासन सुधार की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी,
ठीक है, तो राजनीति का केंद्र बिंदु जो है ना वो है कानून, इसी में जोड़ गोड़ होगी बस। और नीति निर्माण, नीतियां, ये नीति सब विकास से जुड़ी होंगी। कभी कोई मंत्री आके बोला है कि मैं विकास की, कोई पिछड़ेपन, ये वाली नीति लाएंगे हो जाएगा? कानून सब जुड़े किससे? मैंने जो पहला पैरामीटर आपको लिखाया है विकास, आपको उसके आधार पर, वो एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है। आपको विकास के पैरामीटर्स जरूर देखने कि कैसे कोई भी चीज बोली जा रही तो इसी के इर्द गिर्द बात की जा रही है, हमें भी इसी के इर्द गिर्द लिखना है, इसी के इर्द गिर्द सोचना चालू करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होता है बताइए? फिलोसफी का प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? कैसे हम किसी चीज को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं? दार्शनिक दृष्टिकोण क्या करता है? एक आदर्शवादी सिद्धांतों की स्थापना करता है। वो आदर्शवाद की बात करेगा, उपयोगितावाद की बात करेगा। उपयोगितावाद का काम क्या होता है? अधिकतम लोगों के लिए बेनिफिट जिसमें हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो, वो है उपयोगितावाद। वो मानवता की बात करेगा। दर्शन जब भी बात करेगा वो ह्यूमैनिटी की बात करेगा, वो नैतिक मूल्यों की बात करेगा, वो कर्तव्य सिद्धांत की बात करेगा, इसका ये कर्तव्य था, इसका ये कर्तव्य नहीं था। जैसे मान लीजिए, क्या मशीनें मनुष्य को रिप्लेस कर सकती हैं? अब आप इसको नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो कितना सही है, कितना गलत है। नैतिकता के आपको पैमाने पे इसको समझना होगा। क्या नैतिकता पर क्या प्रॉब्लम आएंगी? जैसे मशीनें इंसान को जो है रिप्लेस कर दे तो क्या प्रॉब्लम आएंगी? किस टाइप की मोरालिटी, क्या दिक्कत आपकी, वो किस टाइप की प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है? सोचिए सोचिए। आपका डेटा लीक हो सकता है, ये मशीन है, मोबाइल पे मेरे पास वीडियोज हैं, सब कुछ है, हैक हो सकता है। ये काम मनुष्य भी कर सकता है क्या? कर सकता है करने को, लेकिन ये है कि उतना, हाँ, वो अपना वो बर्बली बोल सकता है, ऐसा नहीं है आपका पूरा का पूरा वीडियो ही लीक हो गया। समझ रहे मेरी बात को? निजता की समस्या आपको मशीनों से बनी रहेगी हमेशा, है ना? भावनाएं प्रधान नहीं होती है मशीनें, उनमें इमोशंस नहीं होते हैं, मनुष्य में इमोशंस होते हैं। मनुष्य कभी भी गलत कर्म करता है तो उसकी अंतरात्मा उसे रोकती। मशीन के अंदर आप अंतरात्मा की आवाज नहीं डाल पाओगे, जो मोरल वॉइस होती है वो आवाज नहीं डाल पाओगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट मतलब अब सोचने की बात है। दर्शन या एथिक्स के अंतर्गत हमें ये सब चीजें सोचनी है, इस टाइप से सोचना है आपको। मैं भी एक ही एग्जांपल लेके सभी दृष्टिकोणों में सोच के दिखाऊंगा। इसके बाद धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धर्म का दृष्टिकोण क्या होता है? दर्शन का समझ में आया? दर्शन का दृष्टिकोण क्या है? जब हम आदर्शात्मक बात करें, जब हम मानवता की बात करें, जब हम उपयोगितावाद की बात करें, हम कर्तव्य सिद्धांत की बात करें, जब हम नैतिक मूल्यों की बात करें, तो हम दार्शनिक पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचते हैं। दर्शन आदर्शवादी सिद्धांतों की बात करता है। धार्मिक बताइए। धर्म जो दिशा दिखाए, जो धारण करने योग्य हो। धर्म का मतलब है विश्वास। जैसे मान लीजिए प्रकृति को ही हमने ईश्वर बना दिया। कैसे बना दिया? प्रकृति ईश्वर कैसे? हमारे विश्वास के कारण। यदि विश्वास ना हो तो आज के टाइम में आज हमने पत्थर को ईश्वर बना दिया। अभी एक मूवी है कंतारा, कंतारा देखी? नहीं देखी? देखना, बहुत जबरदस्त मूवी है। इंडियन, मतलब ऐसी मूवियां भी बनती हैं, भरोसा नहीं होता, लेकिन साउथ इंडियन बनाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना। उपासना का मतलब क्या होता है? नजदीक बैठना, अपने ईश्वर के उप आसन, उसके नजदीक जाके बैठना। आध्यात्मिकता। इन सब दृष्टिकोणों से जब आप चीजों को सोचते हो तो आप किस आधार पे सोच रहे हो? जैसे पर्यावरण में भी आप देखो तो आप इसको ईश्वरीय रूप दे सकते हो, इसको भी धार्मिक पुट, इसको भी धार्मिक, सबको धर्म। धर्म हमें नैतिक बनाता है, धर्म हमें दिशा देता है, धर्म हमें मानवता की राह दिखाता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण आपका कैसा दृष्टिकोण होगा? जब आप विश्वास, आस्था, उपासना और आध्यात्मिकता के आधार पर चीजों को सोचें तो आप धार्मिक दृष्टिकोण लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब आएगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, आपके अंदर भी आएगा। आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास एक टॉपिक होगा और उसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी आप बता रहे होंगे, इसका धार्मिक प्रोस्पेक्टिव ये है। यही सब तो पूछेगा एग्जाम में। किसी में पर्यावरणीय पूछेगा, किसी में सामाजिक पूछेगा, किसी में सांस्कृतिक इंपैक्ट, किसी में आर्थिक इंपैक्ट, और क्या पूछता है बताओ?
सब, हाँ बिल्कुल, यही तो समझना है आपको। अब इसको डीप में जाके समझना कि एक्चुअल में राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा कैसे जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब भी कोई चीज सोचनी तो कानून आपको समझना पड़ेगा। बिना कानून के आधार पे आप ये दोनों चीजें नहीं सोच सकते। सबका बेस है, सबका आधार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सोचते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण क्या है, कैसे कोई चीज को हम साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। एक शब्द है इनोवेशन, नवाचार। नवाचार का मतलब समझते हैं क्या होता है नवाचार? नवाचार का मतलब है जो किसी भी प्रक्रिया को और अधिक आसान बना दे और उसकी लागत को कम कर दे, गुणवत्ता को बढ़ा दे और उसकी वैल्यू को कम कर दे, उसके मूल्य को कम कर दे, उसकी लागत को कम कर दे, उसको नवाचार कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। तो जब आप नवाचारी दृष्टिकोण से देखते हैं किसी चीज को तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख रहे हैं, आप तकनीकी विकल्प के तौर पे हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी सिंचाई है, सिंचाई में अभी एक सामान्य तरीका क्या चल रहा है, नहरें बना दिया, बांध बना दिए, नलकूप बना दिए, पानी बह रहा है बह रहा है। उससे अच्छा क्या है, स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिप सिंचाई आ गया ना, ड्रिप इरिगेशन। हम एक बूंद की भी वैल्यू समझने लग गए, है ना, प्रति बूंद अधिक फसल को लेकर के स्लोगन आ गया। फिर खेती कर रहे हैं, हमने कहा हम एक काम करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड जो है बीज लाएंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी के, इससे उपज ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कैसी सोच है आपकी, वैज्ञानिक समझ। ठीक है, एक है और भी अल्टरनेटिव बहुत सारी फार्मिंग है, उनके साथ भी जुड़ गया, एपी कल्चर भी करने लगे, सेरिकल्चर भी करने लग गए। आपने क्या किया, आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। आपने क्या किया, उतनी ही चीज को, उतने ही एरिया पे अपनी आय को, किसानों की आय बढ़ानी तो कैसे बढ़ाई, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करोगे उनके दिमाग में, ऐसे नहीं बढ़ जाएगी। पहले पूरा दिन लग जाता था, 2 दिन लग जाते थे, 4 दिन लग जाते थे, खेत नहीं जुतता था। आज आधे घंटे में आप ट्रैक्टर लेके कोई भी खेत, समझ रहे बात को, कैसे आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है नवाचार। जब नवाचार नजरिए से आप चीजों को देखने लग जाओगे तो आपकी वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदल जाएगी, तब आप तकनीकी को एडॉप्ट करोगे। ठीक है, कोई भी चीज में इनोवेशन डालो। एजुकेशन को हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है तो कैसे देखेंगे, ऐसी एजुकेशन हो जो व्यवहारिक हो, जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे, जो बच्चे को सिर्फ किताबी नॉलेज ना दे, जो व्यवहारिक बना दे, उसका प्रैक्टिकल कर पाए बच्चा। और ये पॉसिबल किसके माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से। प्रयोग आधारित शिक्षा यदि हमारे देश में बन जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कुछ, सोचने की क्षमता खत्म तो नहीं हो रही है ना? सोचने में देखो टाइम तो। ऐतिहासिक दृष्टिकोण कैसे कहते हैं, कैसे हम किसी चीज को हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से सोचते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कारण। जब भी इतिहास की बात आएगी तो इतिहास के पीछे एक ही चीज है, वो है रीजन, कारण। क्यों, ऐसा क्यों, सिंधु घाटी सभ्यता आई तो क्यों आई, कोई भी चीज हो, ये मोबाइल आया तो क्यों आया, जिस दिन क्यों का जवाब आप लोगे आप इसके इतिहास में चले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये माउस मेरे हाथ में तो क्यों बनाया गया माउस, इतिहास, क्यों का उत्तर इतिहास देता है। क्यों जहां पे भी लगा दोगे, क्यों आपने पक्का मकान बनाया, फिर इतिहास तुरंत बताओगे कि पहले हमारे घर पे खेत, जो मकान था कच्चा था, पानी बरसता था, ये होता था, हर साल जो है इतना खर्चा, फिर हमने उसको पक्का बना दिया। जब क्यों का उत्तर ढूंढते हैं हम लोग तो हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित होता है। समझ रहे मेरी बात को? अतीत से हम सीखते हैं और अतीत का जवाब जब आप ढूंढने लग जाओगे आप ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में आ जाओगे। सिर्फ इतना है। जैसे महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, आप इतिहास में जाओगे, तुरंत जाओगे कि सामाजिक सुधार आंदोलन यदि नहीं होते, पहले महिला के साथ क्या हो रहा था, अब क्या हुआ, आजादी के टाइम पे क्या हुआ, देश के बाद क्या हुआ, अभी महिलाओं की क्या हालत है, क्यों दहेज प्रथा कानून लाना पड़ा, तो क्यों का जवाब इतिहास पे ले जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों की शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, वो बहुत क्यों करेंगे, हर चीज में क्यों, पापा ऐसा क्यों होता है। फिर आप उसमें इतिहास में जाओगे कि बेटा अब बताता हूं कि हम गरीब क्यों हैं तुम पीसीएस क्यों नहीं बने,
है तो फिर आप इतिहास बताओ कि बेटा मैं पढ़ने तो गया था, कोशिश तो की थी, लेकिन बहुत सारे कारण है, फिर आप इतिहास में चले जाओगे। कुछ लोग क्यों में ही जी रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी डेवलप करना। और आप अब देखो, ये मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं, जब भी कोई भी चीज हो तो आप उसका जब क्यों ढूंढना चालू करोगे तो ऑलरेडी आप ऐतिहासिक प्रोस्पेक्टिव में इंटर कर जाओ। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं, कैसे आप ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव अपना डेवलप करते हो। भूगोल का मतलब क्या है, क्यों आप उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हो, क्यों आपका जन्म यूपी में हुआ, क्यों मद्रास में लोग रह रहे हैं, वहां पे उनका रंग ऐसा क्यों होता है। जलवायु, स्थलाकृति, उच्चावच, संसाधन, इन दृष्टिकोणों से जब चीजों को देखना चालू करते हो तो आप भौगोलिक प्रोस्पेक्टिव डेवलप कर लेते हो अपना। भूगोल क्या कह रहा है, उच्चावच, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। प्रयागराज शहर क्यों आज के टाइम पे इतना महत्वपूर्ण है, यदि ये नदी हटा दी जाए प्रयागराज से तो ज्योग्राफी पूरी चेंज हो जाएगी। किसमें बदल जाएगा ये, उत्तर प्रदेश आज इतना इतना डेंस शहर क्यों है, इतनी डेंसिटी, इतनी पॉपुलेशन। लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या, भाई उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे लंबी नदी जाती है और उस नदी ने सभ्यताओं का विकास किया है। यहां विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं थी। और केवल यूपी भर की बात, सिंधु के किनारे देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र के किनारे देख लीजिए, आबादी दिखेगी आपको। फिर यूपी ही क्यों, उत्तराखंड में भी इतनी आबादी होती। उत्तराखंड पर्वतीय उच्चावच के दृष्टिकोण, ये मैदानी क्षेत्र था, लोग यहां पे सरल जीवन था। तो आप जब ज्योग्राफिकल कोई भी चीज देखना चालू करोगे तो आपको रीजन पता चलेंगे। ज्योग्राफिकल समझ रहे हैं, उच्चावच के दृष्टिकोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से, स्थलाकृति के दृष्टिकोण से, संसाधन के दृष्टिकोण से। एग्रेरियन सोसाइटी थी, सबसे ज्यादा खेती होती थी, तो मूव कर गई, इसी धरती पे आ गई। क्यों, सबसे अच्छी खेती क्यों होती थी, नदियां थी तो हर साल, है ना, जलोढ़ मिट्टी ये सब। तो वो जब आप डायमेंशन पे आते हो तो समझ गए मेरी बात को। पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, दुनिया भर की समस्याएं हैं, नदियां हैं लेकिन कुछ मतलब नहीं उनका। आगे चलते हैं, कूटनीतिक दृष्टिकोण से कैसे सोचते हैं, डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्टिव क्या है, कैसे किसी चीज को हम कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या होता है कूटनीतिक दृष्टिकोण, जब आप दो देश, देखिए एक चीज समझिएगा, चलिए मैं थोड़ा सा कूटनीति के बारे में एक चीज समझाता हूं, बहुत मजा आ जाएगा। कूटनीति, ये सब चीजें मैं, आप मेरी आईआर की क्लास यदि नहीं देखे होंगे तो आपको कम समझ में आएगा। कूटनीति, कूटनीति सबसे पहली बात सबसे ज्यादा अस्थिर चीज है, जिसमें कुछ भी स्थिर ना हो, जिसमें कुछ भी स्थिर ना हो उसे कूटनीति कहते हैं। कुछ भी स्थिर का मतलब, जहां पे संबंध जो भी बनाए जाएं उस संबंध में प्राथमिक एक ही चीज हो, राष्ट्र, देश, बस। जितने भी विश्व के देश हैं उनकी कूटनीति में प्राथमिकता सिर्फ एक ही चीज को है, उनके देश को। चाहे अमेरिका हो, आज ट्रंप टैरिफ लगा रहे क्योंकि उनको अपने देश की प्राथमिकता दिख रही। समझ रहे हैं, भारत वालों क्यों जीएसटी रिफॉर्म और सब चीजें लानी पड़ी, क्योंकि हमें भी दिख रहा है कि अब उधर से मामला नहीं बन रहा, हम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को ही दौड़ा देते हैं, इसी के पहिए को दौड़ा देते हैं। कम से कम अंदर के लोग तो खरीदें, बाहर माल अब नहीं बिकेगा तो अंदर की अर्थव्यवस्था को मूव करा देते हैं। आज आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, 8.2% की जीडीपी रेट से अभी ग्रोथ हुई है ट्रम्प टैरिफ लगने के बाद, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो हर चीज एक ही चीज हो रही है कूटनीति में। पहली बात चीज है, अभी अफगान तालिबान जिसको हम मान्यता नहीं दे रहे थे, अब रात दिन बात कर रहे हैं उसे, क्योंकि हमें अब जरूरतें समझ में आ रही हैं कि एक तरफ चाइना है वो अपने हिसाब से, पाकिस्तान अलग लगा है, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा है, तो हमें फिर अफगानिस्तान को साधना पड़ेगा। तो जो अस्थिर हो, जहां पे प्राथमिक एक ही चीज हो, राष्ट्र, राष्ट्र की समस्याओं का समाधान, तो फिर हम सहारा एक ही चीज का लेते हैं, कूटनीति का। जहां अंतरराष्ट्रीय संबंध के नजरिए से देखें, जहां वैश्विक सहयोग के नजरिए से देखें, जहां पे संधियां स्टैब्लिशमेंट हो, जहां पे एक दूसरे देशों की निर्भरता हो, जहां पे राष्ट्र सर्वोपरि हो, उसे कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ओवरऑल कूटनीति का मतलब है अपने देश का भला करना। ठीक है, देश और प्यार में
सब कुछ जायज है। तो जब देश में सब कुछ जायज है तो मतलब सब कुछ जायज है, देश का विकास होना चाहिए बस। ठीक है, तो कूटनीतिक नजरिए का मतलब सिर्फ इतना है कि राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रख करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिशा देना, दिशा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने भी ड्राइव होंगे उसमें क्या सर्वोपरि होगा? राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का हित। जहां ये टकराएगा वहीं कूटनीति बिगड़ जाएगी, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो हो। जब तक हित सधेगा तब तक साधेंगे। जनसांख्यिकी दृष्टिकोण क्या होता है? आप डेमोग्राफिक प्रोस्पेक्टिव से कैसे सोचते हैं? क्या होता है डेमोग्राफिक प्रोस्पेक्टिव? किसी देश के युवाओं की क्या स्थिति है, युवा आबादी के लिए इस योजना में क्या है, वृद्ध के लिए क्या है, किसी देश में प्रवासन कितना हो रहा है, माइग्रेशन कितना हो रहा है, पलायन कितना हो रहा है, कैसे डेमोग्राफी बदल रही है। जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप एक आबादी को टारगेट करते हैं, लक्षित करते हैं और चीजों को सोचना चालू करते हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, तो आप जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से चीजों को सोचना चालू करते हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण के, पर्यावरणीय बहुत आसान है ना, विकास को सतत विकास में परिवर्तन करना, यही पर्यावरण संरक्षण है। ऐसा विकास जो आज भी हो, कल भी रहे, आगे भी रहे। जो प्रदूषण, मतलब ऐसा नहीं प्रदूषण नहीं होगा, जब हम विकास करेंगे प्रदूषण होगा, लेकिन उसकी जगह सिंक भी बना रहे। हम जिस कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं कि 2070 में हम भारत को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, इसका मतलब क्या है? हम जितना पॉल्यूशन करेंगे उतना हम सोख भी लेंगे, कार्बन सिंक बनाएंगे, इसको कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। हम 100 प्रदूषण यदि हम उत्सर्जित करेंगे तो 100 हम उसका खपत भी कर लेंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारा इमिशन जीरो हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण का मतलब है जब आप प्रदूषण, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज, संसाधन प्रबंधन, सतत विकास, इन सब के आधार पे बात करते हो, तब आप पर्यावरण प्रदूषण को समझ। अब जैसे गंगा सफाई है, सबसे ज्यादा यदि किसी चीज पर मतलब हमारे जो नीतियां पॉलिसी मेकर ने मूर्ख बनाया, वो गंगा की सफाई के नाम पे बनाया। क्यों? नदियों की सफाई कोई नहीं कर सकता, नदी को छोड़ के। नदी अपनी सफाई स्वतः करती है। दरअसल नीति क्या बननी चाहिए? सरकारों को यह बोलना चाहिए कि हम गंगा में अब प्रदूषण नहीं फेंकेंगे, औद्योगिक कचरा बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कर देंगे। ये प्लानिंग होनी चाहिए थी, ये बात बार बार बोलनी चाहिए थी कि अब औद्योगिक कचरा भी इतने मीट्रिक टन जा रहा है, अब ये 50 से घट के 25 पे आ गया, 25 से 15 कर दिया, 15 से 10 कर दिया। ये बातें बताते, क्या बात बताई जाती है? गंगा की सफाई चल रही है। गंगा तो हर साल अपने आप को खुद साफ कर लेती है। हाँ, जो गंगा में औद्योगिक कचरा फेंका जा रहा है उसको फिल्टर कर दीजिए, आप उसको स्वच्छ करके भेज दीजिए, गंगा ऑटोमेटिक साफ है। तो आप समझिए कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ओवरऑल आपको एक प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूं कि हमें एक प्रोस्पेक्टिव समझना है। जब तक हम उस नजरिए से नहीं सोचेंगे तो हमें लगेगा अरे गंगा की सफाई हो रही, इतना करोड़ रुपया आ रहा है। इतना करोड़ रुपया आ रहा है किस लिए आ रहा है और कहां पे लग रहा है, कितना वहां पे प्रदूषण आ रहा है, उस प्रदूषण का कितना नियंत्रण हुआ। जब तक ये डेटा नहीं क्लियर होगा तो कभी गंगा की सफाई होगी ही नहीं। कोई मात्रा ही नहीं पता है कि गंगा गंदी कितनी है। जब तक गंगा की गंदगी नहीं पता चलेगी तो सफाई कैसे कर लोगे? ठीक है, चलो अलग बात है। अब आते हैं लैंगिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं किसी चीज को। जेंडर प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जेंडर का मतलब हमारे यहां पे एक तो महिला हो गई, एक पुरुष हो गए और एक एलजीबीटी कम्युनिटी भी है। ठीक है, तो जब हम कभी भी लैंगिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें एक ही बात रहनी चाहिए, एक ही बात दिमाग में बैठा लेना, ये बात को, लैंगिक समानता की बात करना। हमेशा बराबरी की बात जब आप करना चालू कर देते हो, वहीं पे आप जेंडर प्रोस्पेक्टिव में आ जाते हो। हर जगह पे आपको बराबर रखना है, हर जगह पे इक्वल कर देना है। अभी आपकी सोच क्या है? लड़कियों को घर के बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, लड़कों को भेजना चाहिए।
आपने क्या कर दिया, जनरल न्यूट्रल नहीं रहे आप। अभी लड़कियों को ये काम करने देना चाहिए, ये काम नहीं करने देना चाहिए। जिस दिन आप इस नजरिए से देखने लग जाएंगे तो आप फिर जनरल न्यूट्रल नहीं रह जाएंगे। आप जब समानता की बात, इक्वालिटी की बात करने लग जाएंगे तो आपका जेंडर प्रोस्पेक्टिव सही हो जाएगा, बिल्कुल ओके। और यही काम एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ भी होना चाहिए, उनके जीवन में भी, क्योंकि वो भी एक जेंडर है। उसके लिए भी यदि टॉयलेट बन रहा है तो एलजीबीटी कम्युनिटी का अलग, उनके लिए भी वही सम्मान, क्योंकि यहां पे बात बराबरी की नहीं है, ये बात है सम्मान की। यहां पे बात है निर्भरता और आत्मनिर्भरता की। जब तक लड़की के साथ क्या हुआ, उन्हें निर्भर बना दिया गया, लड़कों के साथ क्या किया गया, उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया गया। बस समाज यही करता है। तो निर्भरता को आत्मनिर्भरता में यदि हम बदल दें, खत्म बात, हमारा प्रोस्पेक्टिव चेंज। और यही प्रोस्पेक्टिव रखना है, ध्यान रखना है इस बात को। जितने मैं प्रोस्पेक्टिव आपको सिखा रहा हूं, हमें प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल बनना है। जो संविधान में आदर्शात्मक बातें लिखी हैं एक प्रशासक का, एक्चुअली हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बातें इतनी बड़ी बड़ी लिख दी गई हैं। जन्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके आधार पे कोई हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हो रहा है भेदभाव। तो हमें ये लग रहा है कि वो बात गलत लिखी, वो गलत नहीं लिखी गई, वो लक्ष्य लिख दिया गया, टारगेट ये प्राप्त करना है आपको, ये अचीव करना है। तो आपको प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल बनना है, आपको प्रो गॉर्गस, कभी भी सरकार की आलोचना नहीं करनी। शासन सत्ता में बैठी हुई सरकार के अंडर रह के ही प्रशासनिक अधिकारी को काम करना है। आपको सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हो, उस नीतियों के मेरिट डिमेरिट हो सकते हैं। आप कोई भी पॉलिसी को देखिए तो उस पॉलिसी की, लेकिन सरकार की आलोचना पे मत जाइए। जैसे ही आप सरकार की आलोचना पे जाते हैं वैसे ही आप पॉलिटिकल हो जाते हैं, राजनीतिक हो जाते हैं। ये सरकार अच्छी, ये प्रशासनिक अधिकारी का काम नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको ये अपने दिमाग में ये चीजों को डेवलप करना सीखना होगा भी, क्योंकि वो चीजें आपके लेखन में, आपके बोलने में कहीं ना कहीं झलकेंगी। समझ रहे हैं? ठीक है। तो लैंगिक समानता का मतलब क्या है? एक ही शब्द है, बराबरी। जब हम बराबर सोचने लग जाएंगे, ये सिंपल सी बात है। दो चीजें होती हैं, मैं चलो यहां पे एक शब्द यूज करता हूं। एक तो भगवान ने, ईश्वर ने हमें बायोलॉजिकली अलग बनाया है, लड़की और लड़के में विभेद ईश्वर ने दिया है, ठीक है। एक हुआ है लड़की का जेंडराइजेशन, जेंडराइजेशन हमने किया है। कैसे किया हमने? हमारे एक एक छोटे छोटे एक्शन ने, बचपन से उसको जो एक सीख, चाहे वो कपड़े से लेकर उसको ऑब्जेक्टिफाइड किया गया। तुम्हें किचन सेट ही दिया जाएगा, तुम्हें बंदूक लाके दी जाएगी, इसे कार लेके जाए। जब आप कपड़े खरीदते हो, जब आप खिलौने खरीदते हो, वहां पे आपका जेंडर बायस होना चालू होगा। जब आपके घर में एक लड़का और एक लड़की, दोनों के लिए यदि आप कार लेके जा सकते हो, दोनों के लिए बंदूक, दोनों लड़के के लिए यदि किचन सेट लेके चले गए, है ना। एक बहुत अच्छा, मतलब अभी मेरी भतीजी है, बहुत अभी 10th क्लास में है वो। एक दिन ऐसे बैठे थे और हमारा डिस्कशन चालू हो गया। वो चूंकि जेंजी है शायद वो। तो मैंने उससे बात करने लगा, मैंने कहा कि तुम क्या सोचती हो, अच्छा बताओ जेंडर इक्वालिटी में क्या डिस्कशन, तुम्हारे जेंजी क्या सोचते हैं, ये जनरेशन क्या सोचते हैं। बहुत गजब बात कही। एक लाइन में उसने मेरे को सरेंडर करा दिया। उसने बोला, आप मुझे बेटा बोल सकते हो लेकिन मेरे भाई को बेटी नहीं बोल सकते। मतलब एक शब्द था उसका कि आप ये सोचो, घर में बेटी को बेटा 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 बेटा, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन लड़के को कभी आपको बेटी बोला गया है कि बेटी इधर आ, बेटी ये काम कर ले? सोचो कि, तो एक ही शब्द है, उसने एक ही शब्द में पूरा गेम, मेरा पूरा दिमाग मैं बैठ गया। मैंने कहा छोड़ दे थोड़ी देर, मैं इसको सोचूं, इस बात को हजम करने में टाइम लगा मुझे उस बात को। समझ रहे हो बात को? तो ये अब सोचो, एक छोटी सी बात शुरू होती है परिवार में, बेटी को बेटा बोलने में ऑब्जेक्शन होना चाहिए घर पे। तुमने इसको बेटा कैसे बोल दिया? दोनों को बेटा बोलना था तो उल्टी आ गई। नहीं, बेटे को क्यों नहीं बेटी बोला? तब इक्वलिटी मानते हैं ना, जब आप फिर शब्द को बराबर करो ना। आपने क्या किया, अब उसको आपने इसमें जेंडर, लड़की के ऊपर भी एक ही जेंडर लगाया। कभी आपने लड़कियों के कपड़े पहने हैं? लड़कियों को पहनाए जाते हैं। आपको तो यह बताया जाता है कि इनके कपड़े खराब हैं, ये अच्छे कपड़े नहीं है। ये भी एक थॉट प्रोसेस है जेंडराइजेशन की। मैं जेंडराइजेशन आपको बता रहा हूं कि कैसे हमारा सोसाइटी हमारे जेंडर बायस्ड होना में सिखाता है। लड़कियों के दिमाग में बचपन से भरा जाता है, तुझे दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है, चार काम सीख ले, किचन में खड़ी हो जा।
है ना। लड़के को भी सिखाना चाहिए ना कि कल के दिन तेरी वाइफ भी बीमार पड़ेगी, कुछ पड़ेगी, तेरे पास भी इतना स्किल होना चाहिए है कि कम से कम 4 रोटी तू भी बना दे। तो वो चीजें हमारी सोसाइटी ने क्या किया, जेंडराइजेशन के थ्रू खत्म करते हुए चले गए और उसको हमने स्वीकार लिया। अच्छा एक चीज और बहुत, मतलब इससे गंदा तो मुझे कुछ लगता ही नहीं हमारे समाज में, साउथ में तो मुझे लगता है इतना नहीं है। हमारे यहाँ पे जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जितनी भी रीति रिवाज होंगे जिसमें लेने वाली चीज है सब लड़की के घर से आएगा। करवा चौथ होगा तो करवा लड़की के घर से आएगा, है कोई साड़ी कपड़े आने हैं तो लड़की के घर से आएंगे। मतलब शादी होने के बाद अब तो बहू बना लिया आपने, बहू बनाने के बाद भी आपको महसूस कराते रहना है कि तेरे बाप और तेरे माता पिता की जिम्मेदारी है कि तुझे जीवन भर देते रहे। और एक मजे की बात, जब मान लीजिए पति की डेथ हो जाए और महिला अकेले बचे तो विधवा हो जाती है, तो भी उसके लिए जो साड़ी आएगी सफेद कलर की वो भी उसके मायके से आएगी, इनकी औकात नहीं है कि ये दे पाए। ऐसा सोसाइटी ने डेवलप किया। ये मूल्य प्रथाओं के नाम पे ये हर पल बताया गया कि जेंडर न्यूट्रल कैसे समाज को जो है, आप समझिए ये छोटी छोटी बातें हैं। वैसे कितने सारे तिथि त्योहार पर्व जहां पे केवल लड़की से सिर्फ लिया ही जाता है, लड़की को देना ही होता है, वही पैर छू के पैसे देगी अपनी सास को। तो ये सब चीजें क्या दिखाएगी, लड़का कभी देता है अपने ससुर सास ससुर को पैसे? सास ससुर के घर जाएगा तो उसको विदाई मिलेगी। क्यों बनाया गया ये? नहीं ये एक सच्चाई है, ये तो हम देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, हम इसको समझा भी रहे हैं। हमारी पीढ़ी कर पाएगी ठीक है, शायद आगे की पीढ़ी या उसके अगली पीढ़ी में थोड़ा बहुत चेंज दिखे हमें, बट ये मैं जनरलाइजेशन आपको सिखा रहा हूं। ये आप देख नहीं रहे हो कि आपकी मां जाती है तो पिताजी को पैसे मिलते हैं, पिताजी चूंकि जमाई है उस घर के, दमाद है तो दमाद के पैर भी छुए जाएंगे, उसको पैसे भी दिए जाएंगे। लड़की दान की चीज कैसे बन गई, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। कैसे उसको दान कैसे कर सकते हो? कोई चीज है लो मैं अपना ये दान करता हूं। चलो चलो अब हम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, ये तो जनरल चीजें हैं। ठीक है, ये सोचना है, जब देखो बैठोगे सोचोगे तो समाज में छोटी छोटी चीजें निकलती हैं, एक एक बात आपको निकल के आएगी, पिन करेगी और ऐसे ही सोचा जाता है। छोटी छोटी बातें आपको पिन अप करेंगी। आप कहीं पे बैठे हो, चाय ही पी रहे हो, वहीं पे 4 बातें सोच सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ सोचना सिखा रहा हूँ। हाँ प्रोडक्ट से रिलेट करो भाई, पैसा वहां पे बात यही लग रही है ना कि भाई पैसा उनका खर्च होना चाहिए। मतलब ये कि भाई ये बहू ले आए हो, उसकी जिम्मेदारियां निभाओ भाई, कब तक मांगते रहोगे? एक बार तो दे दिया उसके बाप ने सब कुछ, अब आपको जीवन भर चाहिए। अरे स्वैच्छिक नहीं है, नहीं मिले तो उसमें संग्राम है। वो तो लड़की जानती है वो घर में कितना कुछ सुनती है, वो तो बोलती नहीं है। इसीलिए आज के टाइम पे जो तलाक हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, क्योंकि लड़कियां क्रांतिकारी हो रही हैं, वो देख रही हैं जहां पे गलत हो रहा है बोल रही हैं, भैया अपने मन की है ऐसी है, वो भी आरोप लड़की के ऊपर लास्ट में, फिर वो अलग हो जाती है ना। वो भी बहुत कठिन है, जटिल है, इतना आसान नहीं। ठीक है, तो जब समानता की बात करना आप सीख जाओगे समाज के हर वर्ग के प्रति, तो आप जेंडर न्यूट्रल हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अभी एक लास्ट लास्ट लाइन बोल देता हूं। घर में एक बात चलती है ना, लड़कियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, मोबाइल से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, तो फिर लड़कों के पास भी नहीं होना चाहिए। हाँ हमारे ही अच्छी बात, आपके यहाँ ये इस चीज में जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन दिमाग में एक लोगों के है बात ये चलती है, करना भी पड़ता है क्योंकि मैं अपना दृष्टिकोण बदल सकता हूँ, पूरा समाज के एक बार उसी में टाइम लगेगा ना। हम इस समाज की यूनिट हैं, तो इस समाज के इंपैक्ट से हम भी जूझ रहे हैं, और इस समाज एक दिन में नहीं बदलेगा, इसके लिए सोशल एक्शन करना पड़ेगा। जब सोशल एक्शन होगा तो समाज बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे दृष्टिकोण समझ रहे हैं मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। अब एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण से समझेंगे, एक ही उदाहरण लेंगे, उसको मल्टी डायमेंशन से करेंगे, फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क। ठीक है, अच्छा जब कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, समस्या निवारण के लिए भी मैं एक चीज, एक ग्राफ आपको बना देता हूं। समस्या निवारण कैसे करते हैं, कोई भी समस्या का निवारण हो कैसे करोगे आप? विश्व में क्लाइमेट चेंज की समस्या है, कैसे होगा उसका समाधान?
नहीं नहीं, सबसे ऊपर क्या है? विश्व है, मान लीजिए। ठीक है, विश्व को कहां पे डिवाइड करेंगे? देशों में। ठीक है, समस्या, आपका समस्या निवारण कहां होना चाहिए वही बताओ। नीति आयोग वाली चीज पे लेके चल रहा हूं। देश, देश को कहां डिवाइड कर रहे हैं आप? देश को कहां पे डिवाइड कर रहे हैं? राज्यों में। मान लो हमारा भारत जो है राज्य में बटा हुआ है। राज्य को कहां डिवाइड करेंगे आप? जिलों में डिवाइड कर देते हैं। जिला में। जिला को कहां डिवाइड करेंगे आप? तहसीलों में। तहसीलों में। तहसीलों को कहां डिवाइड करेंगे आप? किसमें डिवाइड कर देता है? ब्लॉक में, प्रखंड में। प्रखंड को कहां डिवाइड करेंगे आप? गांव में। गांव को किसमें डिवाइड करेंगे आप? वार्ड में। वार्ड को किसमें डिवाइड करेंगे आप? परिवार में। परिवार में किसको डिवाइड करोगे आप? स्वयं में। तो समस्या का समाधान कहां से चालू होगा? बात कर रहे हो जल संरक्षण की, जल संरक्षण हो चाहिए, जल संरक्षण, डेली 10 बाल्टी पानी बहा रहे हो, तो आप जल संरक्षण कर नहीं पाओगे कभी भी, विश्व की समस्या नहीं समझा पाओगे, है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे छोटी यूनिट यहां शुरू होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है यहां से करना है। फैमिली, फिर वार्ड, फिर गांव, ये चेंजेस होना चाहिए, है ना? हम अभी कहां से कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं। नीति आयोग ने क्या अप्रोच चेंज किया? यहां से डाउन टू अर्थ, डाउन टू अप कर दिया, है ना? तो ये योजना आयोग वाली सोच नहीं चाहिए इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जब भी किसी चीज की प्रॉब्लम सॉल्विंग सोचना, तो आप ये देखने की कोशिश करना कि कौन सी छोटी से छोटी यूनिट से उस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है। ये अप्रोच लेके चलना। जब प्रशासन में जाओगे तो आपके पास बहुत सारी शिकायतें आएंगी। जैसे आप जाओगे, आप बुलडोजर लेके गए कि भाई ये अतिक्रमण है, वो कहेगा मेरे पहले उसका तोड़। तो आपका वहां पे थॉट प्रोसेस का आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहां से कराओगे आप? यहां से। पहले तुम अपना देखो, अपना देखो, बाद में उसका मैं बाद में बताऊंगा जो भी होगा। अभी हम क्या कहते हैं? सब लोग आगे थे तो हम भी ये कर डाले। सब नहीं चलेंगे यहां पे, आप यहां पे चलोगे। यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा आपको यहां से शुरू करना है, और आपको यह देखना है कि किस यूनिट से आप समस्या का समाधान करना चालू करोगे। कोई समस्या होगी कि यहां से शुरू होगी समाधान करना, किसी का यहां समाधान होगा, किसी का यहां पे होगा, किसी का। खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान कहां से होगा? यहां से होगा। एक एक परिवार को टारगेट करना पड़ेगा सरकार को। मेरी समझ रहे हो बात को? अब गैस सिलेंडर हर एक आदमी को नहीं परिवार में दिया जाता कि 5 आदमी होंगे तो चलो 5 एक एक दे देते हैं। समझ रहे हो? सरकार उसके लिए योजना लाएगी, परिवार में महिला के नाम पे एक व्यक्ति को दिया जाएगा, उसी के नाम पे कनेक्शन होगा, एक व्यक्ति 2 5 का। बिजली का बिल कितने 5 लोगों के ऊपर आता है? परिवार पे आता है ना, एक व्यक्ति पे एक कनेक्शन दिया गया ना। तो आप समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कहां से किस चीज को लेके चलना है। नीति निर्माण में ये वाला हमें एक ओरिएंटेशन देखना है। सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे सोचोगे। जब स्वच्छता की बात आएगी तब कहां से चालू होगा? ये स्वयं से चालू कर सकते हैं। वृक्षारोपण की बात आएगी, एक पेड़ मां के नाम अभियान, किसके लिए? एक एक व्यक्ति लगाए। तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करना कभी भी, तो वहां पे देखना कि समस्या का निवारण किस लेवल पे किया जाना चाहिए। फिर विश्व में बाद में ले जाना, शुरुआत विश्व से मत कर देना। नहीं तो एग्जामिनर को ये लगता है, या फिर जो भी सुनने वाला होगा कि अरे यार बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। मैं देश का विकास करूंगा। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? मैं देश का विकास करना चाहता हूं। कहां से विकास चालू होगा? पहले तो मैं अपनी नौकरी मिलेगी मुझे, फिर मेरे परिवार का एक रोजगार का साधन बन जाऊंगा मैं। बिल्कुल यही, मैं जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहला पॉइंट आप ये खुश हो जाएंगे वो कि यार सही बात है, सच बोल रहा व्यक्ति। आप किस लिए नौकरी चाह रहे हो बताओ? सच्चाई क्या है? आप इंटरव्यूअर हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, और मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि सर मेरे को एक नौकरी मिल जाएगी, मेरे को जॉब की बहुत जरूरत है, और इस जॉब के माध्यम से मैं ये काम करूंगा, मेरी मनसा, मेरा इंटेंशन ये है। तो आप एक सच्चे व्यक्ति हो गए ना। अब आप करो मैं देश का कल्याण करूं। उन्हें पता है देश का कल्याण कौन करता है। उन्हें पता है एक नेता एक थप्पड़ मारेगा, किनारे बैठा मिलेगा ये। तो आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम को यहां से शुरू करना है। हमेशा हमारा अप्रोच गलत होता है।
हम अप्रोच यहां से लेके चलते हैं, जो कि गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपके सोचने का तरीका बदल रहा हूं। ठीक है, सेशन का मतलब समझ के चलना, अभी ये क्लास नहीं चल रही है। मैं चाह रहा हूं समस्या निवारण हम कहां से करेंगे, जब भी करेंगे इस वाले लेवल को लेके चलेंगे, इस वाले साइकिल को तोड़ना है, अब खत्म करना है। ठीक है, अब आतंकवाद की समस्या है, तो आतंकवाद की समस्या एक वैश्विक समस्या है, एक राष्ट्रीय समस्या है। हम सब भ्रष्टाचार की समस्या है, वो भी यहां से चालू होगी, खत्म करना। आप कहो देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रहूंगा, कैसे पॉसिबल है? तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां से शुरू करना, इथिक्स में बहुत काम आएगा इस सेशन। ठीक, चलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कोई, जैसे मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल लेता हूं ये वाले चीज में। जैसे मान लो मौसम परिवर्तन हुआ, मौसम परिवर्तन समझ रहे हैं? अभी जैसे आप देख रहे हैं ठंडी ठंड पड़ी जा रही है, गर्मी गर्मी हुई जा रही है, बारिश असमय हो रही है, बारिश हो गई मान लो असमय, तो उसका इंपैक्ट किसको पड़ेगा? व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है आपको नहीं पड़ेगा, ज्यादा बारिश हुई तो आपको क्या पड़ेगा, घर के अंदर दुब के बैठे हो, फर्क आपके परिवार को भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, फर्क आपके गांव को पड़ जाएगा। ज्यादा बारिश हो गई तो आपके गांव में जल भराव की स्थिति बन जाएगी। पंजाब में क्या हुआ, व्यक्तिगत तौर पे तो आप तो पलायन करके गांव छोड़ के ही चले जाओगे, लेकिन इंपैक्ट किसको पड़ेगा? आपके गांव को। तो प्रॉब्लम कहां से चालू हो रही है? गांव से। हाँ, आप भी उसका ही, आपका वो बने, लेकिन गांव की फसल खराब, वहां के पशु, वहां का पूरा सोशल लाइफ सब कुछ खराब। वो बसा हुआ शहर, लोग पलायन कर गए, निकल गए, जलमग्न हो गया, लोग वहां से चले गए। इंपैक्ट पूरे गांव को, उसका गांव का नामो निशान खत्म हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, आप तो कहीं और भी बस जाओगे। आपकी केवल आर्थिक समस्याएं आपने जूझी, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम पशु। तो ओवरऑल आप समझिए, मौसम परिवर्तन होगा तो गांव में कृषि उत्पादकता में फर्क पड़ेगा, पशु चारे में कमी पड़ेगी। तो फिर अब इसके निदान ढूंढने चालू करोगे। ठीक है, मौसम परिवर्तन होगा तो सिंचाई परियोजनाओं पे दबाव पड़ेगा, मान लो तो सूखा आएगा या तो बाढ़ आएगी। फिर राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा? राज्य को कृषि नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। एग्रीकल्चर पॉलिसी समझते हैं, सरकार ध्यान देती है किधर कहां पे पानी की कमी है, कहां पानी ज्यादा है, उसी हिसाब से बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनती है, उसी हिसाब से उसका पूरा वो सब पॉलिसी है। कृषि नीति में बदलाव, फिर देश में राष्ट्रीय जलवायु नीति वहां तक जाएगी, कार्बन उत्सर्जन की बात आएगी, भैया कार्बन उत्सर्जन करो ताकि मौसम की समस्या का समाधान हो। वहां पे क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ, उस पर प्रॉपर रिसर्च होगी कि ऐसा मौसम परिवर्तन क्यों हुआ। वहां पे वृक्षारोपण, आप देखो दिल्ली में इतना स्मॉग है, कौन इंपैक्ट में है वहां पे? वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो परेशान है। एक्चुअल में वो दिल्ली का वो लैंड परेशान है पूरा का पूरा। मैं तो दिल्ली में था, मैं तो यहां आ गया, मेरा घर दिल्ली में है, मैं तो अभी यहां पे हूं, लेकिन दिल्ली तो वहीं पे पूरा का पूरा शहर परेशान है ना वहां पे। तो अब सरकार को ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हो रही है? एक शहर से हो रही है, पॉल्यूशन की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। उसे बेहतर करने के लिए सरकार अब धीरे 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 धीरे, पहले दिल्ली सरकार ध्यान देगी, दिल्ली के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ेगा इसमें सामने, कि यहां ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, 9 फॉरेस्ट एरिया डेवलप किए जा रहे हैं दिल्ली में। अभी आसपास पराली नहीं जलाई जाएगी, इसके लिए नीति बनाई गई। दिल्ली में पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, इसके लिए नीति बनाई गई। तो पॉलिसी कहां बन रही है? ऊपर लेवल पे फिर जाके। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समस्या यहां से उपजेगी, समाधान फिर एक लेयर बाय लेयर निकलता चला आएगा। विश्व क्या करेगा? सीओपी कर लेगा भैया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाओ, पेरिस सम्मेलन होगा, क्योटो होगा, ये सब बेलम होगा, इस तरीके के सम्मेलन बुलाए जाएंगे। समझ रहे हो आपको बात को? ठीक है, तो छोटी सी समस्या से यहां तक इंपैक्ट पड़ेगा और यहां की समस्या का समाधान यहां पे जाके होगा। सोचना है, इस तरीके से सोचना चालू करना है। कोई भी इंपैक्ट, कोई भी घटना कुछ भी आ रही है, ऐसे सोचो। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ दिमाग खुल रहा है? ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है आपका। जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा तब तक आप चीजों को लेकर के बहुत सही डायरेक्शन पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब कोई उदाहरण लिया जाए, कोई एक एग्जाम्पल लिया जाए। कौन सा एग्जाम्पल आप चाहते हैं बताइए कोई। अब हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक टॉपिक को लेकर के जितने डायमेंशन है उसमें यदि मैं आपको थोड़ा सा सोचना समझा दूं तो मुझे लगता है कि शायद फिर आपको
दिक्कत थोड़ा सा कम हो जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि ऊपरी तौर पे तो हमें समझ में आया है, लेकिन यदि एक बार थोड़ा सा हमें एक संकेतक पे डिटेल में डिस्कस हो जाए तो हमारा सब काम बन सकता है। मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव में कैसे सोचते हैं, ठीक है। पिछड़ेपन के संकेतक की जरूरत है। विकास संकेतक बाधिक होंगे, सारे पिछड़ेपन के संकेतक हैं। जहां पे विकास, अब विकास संकेतक आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बार उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब एक आप सभी के लिए एक जो है टॉपिक लेता हूं। जैसे मान लीजिए जल संकट है, जल संकट, पानी की समस्या है, ठीक है। मैंने शायद लिखवाया भी है, जल संकट। मान बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके मल्टीपल डायमेंशन में हमें समझना है। किसी क्षेत्र में, मान लो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वहां पे जल संकट है, एरिया ही डिफाइन कर लेते हैं, तो वहां पे सामाजिक समस्याएं क्या आएंगी? दबाव किस पे जाएगा? एक तो सामाजिक संघर्ष रहेगा, लोगों के पास जितना भी पानी है उस पे ताले लगे हुए हैं, लाइनें लग रही हैं। महिलाओं पे बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? महिलाएं, क्योंकि उनका पूरा घरेलू जीवन जितना होगा वो पूरा का पूरा प्रभावित होगा वहां पे, ठीक है। तो एक तरीके से सामाजिक संघर्ष की स्थिति बनेगी, सामाजिक तनाव की स्थिति बनेगी, वहां से पलायन की स्थिति बनेगी, महिलाओं के जीवन पे बोझ बढ़ेगा, ठीक है। सामाजिक तौर पे यदि हम सोचे, और भी जल संकट के सामाजिक ताने बाने हो सकते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? जिस जगह में पानी ना हो वहां पे संस्कृति को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अरे, जल संरक्षण की कई तकनीकें हैं। आज आपको पता है राजस्थान में लोग क्या करते हैं? राजस्थान चूंकि मेरी ससुराल है तो मैं ज्यादा अच्छे से धीरे धीरे जान रहा हूं। राजस्थान में आज भी जिन जगहों पे पानी का संकट है, जब बारिश होती है तो टैंक में पानी भर लिया जाता है और वो साल भर यूज किया जाता है उस पूरे पानी को, साल भर, पूरे साल पानी। यानी पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकियों का डेवलपमेंट होगा, एक नया कल्चर डेवलप होगा वहां पे जल संरक्षण तकनीकी, क्योंकि वहां पे पानी का अभाव है। वो भी एक कल्चर का हिस्सा बन जाएगा, उनकी संस्कृति। अभी हमारे यहाँ पे जल संरक्षण की तकनीकी है आपके पास? आपको तो क्या, जहां टोटी खोले वहीं पानी। लेकिन आप ऐसी जगह में रह रहे हो जहां पानी एक बहुत बड़ा एसेट है, जहां पे पानी आपको मिलेगा नहीं। एक मूवी है जल, आप कभी देखिएगा उसे, पूरे कक्षा और रन पे बनाई गई है, क्या होता है जल संरक्षण। वहां पे पूरी का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। वहां पे ना तो कहीं पे बड़े स्तर पे पेड़ पौधे होते, ना जैव विविधता होती। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं, कटीले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कटीले? बताया था ना मैंने एनवायरमेंट की क्लास में, ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकें। वो अपने 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 सर्वाइवल के लिए वो भी लड़ते हैं, पेड़ पौधे भी लड़ते हैं। तो एक परंपरा डेवलप होगी, पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का विकास होगा उस जगह पे। आर्थिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा? उद्योग ही, प्राइमरी सेक्टर ही गायब है वहां से, सेकेंडरी तो बाद में देखना। आप प्राइमरी सेक्टर आप पूरे राजस्थान में देखिएगा, जहां इंदिरा गांधी कैनाल गई है उसके आसपास तो खेती है क्योंकि पानी है, जहां नहीं है बंजर पड़ा है, रेत ही रेत है। भूमि फर्टाइल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नलकूप भी बन रहे हैं, नलकूप सक्सेस नहीं है वहां पे। तो क्या होगा? जल संकट का आर्थिक कारण कृषि उद्योग प्रभावित हो जाएगा, कृषि आधारित वहां पे उद्योग नहीं होगा। आयात निर्यात, आयातों पे आधारित, तो सब्जियां आयात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए आयात कर रहे हैं, सब कुछ आयात कर रहे हैं। राजनीतिक क्या होगा? कहीं पे जल संकट है किसी राज्य में, तो राजनीतिक समस्या क्या बन सकती है? अंतर नदी जल विवादों का जन्म होगा। आज पंजाब हरियाणा के बीच में एक सतलज नदी थी, पंजाब चली गई, आज दोनों लड़ रहे हैं, कह रहे हैं सतलज यमुना को लिंक करा दो। इधर केन बेतवा लिंक करा रहे हैं। क्यों लिंकेज, ये क्यों बन रहे हैं? कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है, जल संकट, हमें पानी, हाँ फिर पलायन भी बढ़ेगा। तो राजनीतिक पॉलिटिकली हमें क्या देखने को मिलेगा? वहां पे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या क्या होगा? दार्शनिक क्या होगा? एक न्याय सिद्धांत डेवलप होगा दर्शन में कि जल में सबका अधिकार है, जल सबको मिलना चाहिए। दर्शन ऐसी बातें करेगा, है ना। आदर्शात्मक बातें, आदर्श क्या स्टैब्लिशमेंट कर रहा है कि जल ही जीवन है, प्रति बूंद में जीवन है। वहां पे ये चीजें यहां भी लिखी रहती हैं, कई जगह पे आप जाएंगे तो लोग जो जल संरक्षण वाले हैं वो इन चीजों को, वो आपका एटीट्यूड तय करता है।
अभी कभी पानी का संकट नहीं जिया ना आप लोगों ने, जब पानी का संकट कभी झेल जाओगे, क्योंकि अभी आप जिस धरती पे हो यहाँ पे पानी ही पानी है, 1 महीने 2 महीने वहां रह जाओ तो फिर आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बदल जाए। ठीक है, तो एक न्याय सिद्धांत वहां पे स्टैब्लिशमेंट होगा कि भैया जितना भी पानी है सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको एक एक घड़ा पानी ही मिलेगा। दर्शन ऐसी बातें करेगा वहां पे, ये नहीं कहेगा कि जिसके पास जितना पानी हो गया बस उसी का, वहां जो पानी देगा उसका एक वैल्यू क्रिएट होगा। पानी भी आपको, दुबई वगैरह में क्या है, ऑयल है लेकिन पानी नहीं, तो पानी की एक कीमत बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? आज देखिए बिस्लरी वगैरह ने क्या किया, बड़ा बड़ा ब्रांड बना डाला, 1 लीटर पानी 20 रुपये में बिक रहा है। प्रयागराज जैसी जगह में जहां खूब पानी है लेकिन स्वच्छ पानी के कारण से 20 रुपए दे के पी रहा आदमी, 150 में भी बिका है। तो आप समझ, स्वच्छ पानी, अब वहां पे कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया उन्होंने, फिल्टर्ड पानी, आरओ वाला पानी, पूरा सिद्धांत ही चेंज हो गया आपका। वहां पे आप 20 का 100 खर्च करोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। गंगा के पास 150 बिका है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके बगल में गंगा बह रही है, इधर 150 रुपए का बिस्लरी पी रहा है। समझिए, जल संकट, स्वच्छ पानी का संकट। अब वही गंगा ऐसी होती, बिल्कुल चमकती ऋषिकेश की गंगा होती, तो आप बिल्कुल उसी में झमाझम पी जाते। अभी तो लग रहा है कि पानी पी रहे हैं कि कुछ और भी जा रहा है उसके साथ, किसी का मलमूत्र तो नहीं पिए जा रहे। वो संकट भी है क्योंकि अब लगातार आदमी नहा रहा है। तो धार्मिक क्या कारण बनेगा इसका? धार्मिक कारण क्या बनेगा? नदियों को पवित्र मान लिया जाएगा कि नदियां पवित्र हैं, इनको गंदा नहीं करना चाहिए, इनको स्वच्छ नहीं करना चाहिए। पूरे विश्व, एक इंटरनेशनली एक मैसेज, ये पूरा नेशनल मैसेज जाएगा, आज नदियां क्यों पवित्र हैं, क्योंकि पानी ही सब कुछ है। हवा के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी। तो एक धार्मिक प्रोस्पेक्टिव बनेगा। वैज्ञानिक क्या करेंगे? वैज्ञानिक कारक बनेंगे कि इनोवेशन हो चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए, हाँ, क्लाउड सीडिंग होनी चाहिए, जहां पानी नहीं हो रहा क्लाउड सीडिंग कर देते हैं, वर्षा करा देते हैं। साइंस ऐसे सोचना चालू करेगा वहां पे। नहरें बना देते हैं वहां पे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ले जाते हैं, दूसरी नदियों का पानी जोड़ देते हैं। जैसे मालदीव में पानी नहीं है, चारों तरफ समंदर है लेकिन पानी है, लेकिन पानी पीने लायक नहीं है, तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भरोसे चल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? पानी का मतलब है पीने युक्त पानी, पानी होने से मतलब नहीं है, आपको पीने योग्य पानी चाहिए। ऐतिहासिक कारण क्या है? अब हिस्टोरिकल ढूंढो, जल संकट आया और इतिहास में क्या घटना घटी। इतिहास में देखो, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई पूरी, मरुस्थलीकरण हो गया, कहीं पे बाढ़ आपदा आ गई, उन्होंने बकायदा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर रखा था। सोचिए, आप इस तरीके से सोचिए, सोचना है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, सोचना है, सोचने के प्रोस्पेक्टिव से। भौगोलिक कारण क्या हो सकता है? ज्योग्राफिकल कारण, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं पानी नहीं, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, ये भी जल संकट। जल संकट दोनों ही है। जल संकट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी का अभाव नहीं है, जल संकट का मतलब पानी की पर्याप्त मात्रा से अधिकता, वो भी जल संकट है, वहां पे भी जल संकट है। समझ रहे हो मेरी बात को? सुनामी आ जाए, पानी 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 पानी, फिर तो बहुत ही बड़ा संकट। बाढ़ आ जाए, संकट। कूटनीतिक क्या होगा फिर? अब कूटनीतिक कारण क्या बनेगा? सिंधु नदी जल समझौता, है ना, भारत बांग्लादेश जल संधि हो रही है, देश अब जल संधियां करने लग जाएंगे कि भैया इतना पानी। अब क्या हुआ? सिंधु नदी जल समझौता क्या है? भैया इतना नदियां हैं, इतना दिया का इतना क्यूसिक लीटर पानी तुम्हें जाएगा, इतना हमें जाएगा, दोनों देश बराबर चलेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर जल संकट ने ये करा दिया। जनसांख्यिकी सोचिए क्या होगा? जनसांख्यिकी का मतलब है संख्या बढ़ती जाएगी तो पानी का संकट घटेगा, बढ़ेगा। जनसांख्यिकी दबाव होता है पानी पे, पानी पे एक जनसांख्यिकी दबाव है। 20 रुपए की पानी की बोतल 150 की इसलिए बिक गई क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी। वही 20 रुपए की बोतल बेचने में, हरिद्वार में आप जाइए, वहां पे मुद्दी खराब हो जाती है, 20 रुपए की बोतल नहीं बिकती क्योंकि आदमी वहां पे निकाल निकाल पी रहा है बहता हुआ पानी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे क्या है, जनसांख्यिकी दबाव, इससे भी जल संकट इंपैक्टफुल होगा। पर्यावरणीय कारण क्या निकलेगा जल संकट में? भूजल का गिरता स्तर, प्रदूषित होता हुआ ये जल संरक्षण तकनीकी, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करो, रामसर कन्वेंशन करो। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा वहां की। अभी जैसे
जो माइग्रेटेड बहुत सारी साइबेरियन क्रेन पहुंचते हैं, सारस पहुंचते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और लैंगिक एक चीज देखें, पानी लाने का काम महिलाओं का बना दिया गया हमारे देश में। लैंगिक विभेद, पानी ने भी विभेद बनाया। अब तो धीरे धीरे गांव में थोड़ा गड़बड़, कुओं में पानी कौन जाता था लेने? नहीं, केवल राजस्थानी, यहाँ की भी बात करिए तो महिलाएं ही घर में पानी का काम करती हैं। यदि पुरुष हुआ तब करता है, वो नहीं हुआ तो महिला ही जाएगी पानी लाने, उसका प्राथमिक कार्य बना दिया गया। आप, हाँ, अब तो देखो आप लोग थोड़ा चेंज भी हो गए हो। मैं तो आपको हर तरीके से डायमेंशन है, आप सोच सकते हो जैसे सोचना है। हाँ, बदल रहा है, लेकिन अभी बदलाव इतने लार्ज स्केल पे नहीं आया। बदलाव आप तक पहुंचा है, वो आगे ट्रांसफर हो जाए तो और बढ़िया हो जाए। तो जल संकट समझे, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देने के लिए प्रयास किया। और भी मेरे पास बहुत सारे वो हैं। धीरे धीरे हम अभी एक दो जब सेशन लेंगे तो मैं मल्टी डायमेंशन में आपको और सिखाऊंगा कि हाँ, तो सोचना, यही तो कर रहा हूं। तब लिखोगे आप, फिर शॉर्ट करके लिख डाल रहा। यदि किसी को इतना सोचना आ जाए एक टॉपिक के अंदर, फिर लिखना आपके लिए कौन सी बड़ी आफत है। पूछेगा एक ही दो आयाम, या तो कोई पूछेगा क्या, गरीबी से आप क्या समझते हैं, गरीबी का भारतीय समाज में क्या प्रभाव है, सामाजिक आयाम पूछ लिया। यदि आप इस, अब सेट करो ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले यहां पे तो बताना मेरे को। जितना मैंने आपको अभी बता दिया, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा। विकास के संकेतक से पूछा जाएगा, और या तो आपसे इन दृष्टिकोणों से पूछा जाएगा। यदि आप अपनी हर बात को इसी पैरामीटर पे लेकर के सोचना समझना चालू कर दें, तो धीरे धीरे आपका मानसिक विकास होना चालू हो जाएगा और आप सोचना सीख जाएंगे। आप एक दार्शनिक बन जाएंगे, आप एक फिलोसफर बन जाएंगे, आप एक राइटर बन जाएंगे, आपको एक एडिटोरियल लिखना होगा ना, आप तुरंत संपादकीय तुरंत लिख देंगे, खट दे। आपके अंदर एक चिंतक बैठ जाएगा और आप यूपीएससी के एग्जाम को तुरंत, टाइम नहीं लगेगा, पीसीएस के एग्जाम को तुरंत तुरंत करके आ जाओ। क्या करना है वहां जाके, वहां एक पूरी बुक लिख के आनी है आपको, 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 2 पेज खर्च करोगे आप, 80 पेज की बुक लिख के आनी है आपको। हाँ, 40 पेज की मिनी। और कितने टाइम में? 3 घंटे में। 3 घंटे में 40 पेज की बुक लिखना, और हर क्वेश्चन अपनी एक विशेषता रखता है। यदि सोचना नहीं सीखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये घर पे आंसर राइटिंग के भरोसे आप कर पाओ। उसमें बस आपका इतना तेज ब्रेन चलना चाहिए। ऐसे में आपको लिखना है, आया बताओ कितना आसान है ऐसे लिखना, यदि इतने आयाम आपको पता हो। इससे तो यही चाहता है ना कि आप कितने दृष्टिकोणों से चीजों को सोच सकते हैं। बताओ, क्यों? कुछ समझ में आया? दिमाग थोड़ा सा ओपन हुआ? कुछ अभी कुछ परसेंट हुआ है, अभी जंग प्रॉपर लगी हुई उसे। हाँ, समझ में आ रहा है। अब ये क्या होगा कि जैसे मैंने टॉपिक लिखवाए हैं आपको, कुछ 10 टॉपिक लिख, अगला टॉपिक ले लेते हैं। कौन सा टॉपिक अगला? महिला सुरक्षा पे सोचना। सामाजिक आयाम क्या होते हैं? अब उसमें दिमाग करेगा क्या सोचूं, कुछ सोचूं तो सही, कुछ आ ही नहीं रहा। तो फिर ट्राई करना, थोड़ा नेट में सर्च करना कि महिला के सामाजिक प्रभाव, उससे लेकर क्या सोचूं। बेरोजगारी पे सोचना। अब इन सब पे सोचना, 10-12 पे सोच लोगे तो सोच जिंदा हो जाएगी। अभी आपकी सोच मरी हुई है। हाँ, सफलता, इस पे भी सोच सकते हैं आप। सफलता और असफलता पे भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब पर डे आधे घंटे दीजिए, ठीक है। मैं तो चाहता हूं ये काम स्कूलों में हो जाए। मेरी इच्छा है, अभी तो नहीं, 1-2 साल में थोड़ा किताबें लिख के फ्री हूं, मैं विद्यालय जाऊंगा और ये चीज सबको बांट के आऊंगा। 1-1 घंटे के सेशन लूंगा स्कूलों में जाके। एक विद्यालय, एक सेशन, 365 दिन है, 200 विद्यालय टारगेट करूंगा 1 साल में। तो मैं बहुत सारे बच्चों को ये सोचना सिखाना चाहता हूं मैं, बस कि सोचो। जब सोचना सीखोगे और क्यों का उत्तर पिताजी से लेना सीखो, हर चीज में आपके क्वेश्चन,
यदि हमारा भारत सोचना सिखा दिया जाए इस भारत को, हमें भी ये कब सीखा, जब हम पढ़ने आए, सब कुछ हुआ, जब इतना कुछ देखा, सिविल सर्विसेज में आंसर राइटिंग करनी, ये करना, तब हमने सीखा। हमें स्कूलों में नहीं सिखाया गया। तो फिर हमने सोचा खुद ही मेहनत करके ये पूरी सारी चीजें बनाई। तो अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, डिसेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, विद्यालयों में जाना चाहता हूँ, मैं उस उम्र के छोटे छोटे बच्चों को देना चाहता हूँ ये चीज, ये सोच डेवलप करना चाहता हूँ। और यदि ये सोच उन बच्चों में आ जाए, आप सोच नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना, मेरी भतीजी ने सिर्फ एक शब्द से पूरा जेंडर न्यूट्रल करना खत्म कर दिया था उस बच्चे। अच्छा, अभी जैसे मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये एक बहुत रियल बात है। आप कभी जो बच्चा आज के टाइम पे 9th में है, 5th में है, 6th में है, कभी उससे बैठ के सोचो वो क्या सोच रहे हैं। वो बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। हमें लग रहा है ये मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं, नहीं हो रहे वो। आप बैठ के एक बार उनकी सोच तो समझो बैठ के, यार इस मुद्दे पे तुम क्या राय रखते हो। एक्चुअली हमने क्या किया, अपने ईगो के चक्कर में उनकी राय की कोई हम तवज्जो नहीं देते हैं। मुद्दा ये है। नहीं तो आप बैठ के एक बार उनसे पूछो कि यार ये बात है, इस पे तुम क्या सोचते हो, तुम आतंकवाद पे क्या सोचते हो, आतंकवाद क्या। आपको कोई ना कोई बात ऐसी बता देगा जो आपको नहीं पता होगी, मैं लिख के देता हूं। अब हमारे घर पे जो बच्चे हैं उनको मार्वल की सारी सीरीज पता है। जब मैं उनसे पूछता हूं अरे यार तुमने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देखी है, हाँ गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देखी है मैंने जो है उनसे जब अब सोचो वो उस उम्र में, हम अब जाके कहीं मुश्किल से अब जाके वो मार्वल की सीरीज हमने देखी। उनको थॉर के बारे में पता है, उनको अल्ट्रॉन के बारे में पता है, उनको तो आप समझो वो हमसे बहुत एडवांस वो है। अब एआई वाली जनरेशन आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोग आ रहे हैं। हाँ जंजी भी हैं, तभी इतने क्रांतिकारी हैं, तभी उनके विचारों में परिवर्तन की बात है, तभी वो चेंज करना चाहते हैं, तभी वो बदलाव लाना चाहते हैं। वो चीज हमें उनसे सीखनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा मतलब एक देखा जाए तो एक जनरेशन अप है उनसे, लेकिन उनके साथ हमें कम्युनिकेशन बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना सीख रहे हैं ना उतना वो उनके पास है। लेकिन अभी के जनरेशन का ईगो में चली गई है, ये वाली हमारी जनरेशन चली गई ईगो में। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन को मिल गया मोबाइल, चैट जीपीटी, ये सब मिल गया। तो हमारी जो लोअर जनरेशन है, अब हम अपने ईगो के चक्कर में अपनी माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं। कौन? हमारे जो माँ बाप थे वो सुनते थे, तभी ज्वाइंट फैमिली थी। ये आपको लग रहा है, अपने फादर से पूछना कि एक घर के नीचे कितने लोग रहते थे। आज एक घर के नीचे केवल 2 लोग मिलेंगे आपको, पति और पत्नी। क्यों सुन नहीं रहे? वो सुनते थे तब 13-14 भाई एक साथ भी रहते थे। ये आपका भ्रम है कि वो सुनते नहीं थे। एक ही मुखिया होता था, वो कहता था कि आज इसको घूमने जाना, तभी जाते थे वो। सुपर समझती है, लेकिन आप समझिए कि आप अपने फादर के बाद बैठ के कम्युनिकेशन नहीं करेंगे ना, तो जो उनका ज्ञान है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा आपके पास। वो कहां चला गया? हमारा सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में। वो ज्ञान हम यहां से ले रहे हैं ना, हमारा ज्ञान वहां से नहीं आ रहा है, उनके अनुभव से नहीं आ रहा। ये दिक्कत हो गई है। नहीं नहीं, आप अभी समझिए, एक बहुत बड़ा लैक हो गया है। कैसे लैक हुआ है समझना। पहले गांव में क्या होता था, एक पंचायत लगती थी, पंचायत में बड़े बैठते थे, छोटे भी बैठ जाते थे, बड़े कहानियां सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे। हमें पता है हमारी नानी जब लेटती थी, हम बहुत कहानियां सुनाते थे। अब हमारी जो नानी, हमारे बच्चों की जो नानी है, वो मोबाइल पे लगी है, बच्चा मोबाइल पे लगा है, उसकी मम्मी मोबाइल पे लगी है। तो अभी उनकी कहानियां सोशल मीडिया में चल रही हैं, वो रील में चल रही है उनकी कहानियां। तो जो ट्रांसफर हो रहा है नॉलेज, वो बहुत सीमित दायरे से आ रहा है। जो उनका पूरे जीवन का अनुभव था वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि ना वो बताना चाहती, ना स्टोरी टेलिंग करना चाहती, और ना वो स्टोरी सुनने की स्थिति में। ये गैप बहुत बड़ा टूट गया। जो बड़े हुआ करते थे, मैंने आपको उस कल क्या बोला, मैंने आपको एक बात बोली, आप बड़ों, आपको ये बैकबोन की प्रॉब्लम थी, अब बड़ों का साथ करना। 2 लोगों का साथ करना, कभी अपनी अपनी फील्ड, अपनी उम्र के लोगों का साथ मत करना, कभी भी अपनी उम्र के लोगों का साथ कभी मत करना। बड़ों का कर लो, 60 साल से ऊपर की एज का, 60 को सानिध्य में बैठो उनके, और छोटे बच्चों का कर लो। बड़े आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, हमेशा अच्छी बातें, अपने बुरे अनुभव, बेटा ऐसा नहीं करना, तो आपको बुरी जरूर लगेंगे उनकी बातें, लेकिन वो आपको कभी भी गलत राह नहीं दिखाएगा। और जो छोटा बच्चा होगा आपको उत्साह दिखाएगा, खेलो मेरे साथ, ये करो मेरे साथ, निगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन जो आपकी उम्र का व्यक्ति होगा, वो डिप्रेशन कर देगा, आपके बुराई कर देगा इधर, आपको वो मतलब आपको अच्छी चीज तो नहीं देके जाएगा, अच्छा वैल्यू नहीं सिखाएगा। अच्छा वैल्यू में आपको अपनी जनरेशन या तो अप करनी पड़ेगी या तो लो करनी पड़ेगी, और करके देख लो।
आप एक बार अपने घर पे जो छोटे बच्चे उनसे बैठ के किसी टॉपिक पे बात करना, आपकी बुद्धि ना खुल जाए तो मैं नाम लिख के दे। और अपनी उम्र वाले से करके देखना, वो आपको बिल्कुल से क्या कर देगा, अचानक से कर देगा कि यार तेरे को कुछ आता ही नहीं भाई, तू मूर्ख आदमी, तू निगेटिव आदमी, तेरा तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये एक हमें एक्टिविटी, मतलब ये भी हैबिट हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये गैप जितना बढ़ता जाएगा बढ़ता। अब ये थे, ये पीढ़ी थी, हैं डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, ये पीढ़ी भी अब कोई ज्यादा ज्यादा पढ़ेगा नहीं, सब स्टोरी टेलिंग और ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। ये क्योंकि बेमनस्सता में बदलता जा रहा है ना, कि ये तो आरक्षण का मुद्दा हो गया, ये तो इसका मुद्दा हो गया, गांधी ने देश के साथ ही कर दिया, क्यों कहां आ रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फेक न्यूज, गलत न्यूज, आप प्रोस्पेक्टिव, लोग प्रोस्पेक्टिव बना के बैठने लग गए, और बुकों को यदि आप पढ़ोगे तो इनके बारे में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी, है ना। तो सोचना सीखना है, लेकिन अथेंटिक सोर्सेस से, दूसरों के बड़े को अनुभव से, वहां से भी सोचना सीख सकते हो आप एक बार बैठो छोटे बच्चों के अनुभव से, आप अपना टॉपिक पुटअप करके शांत हो जाओ ना थोड़ा सा, आप अपना टॉपिक पुटअप कर दो और चुप हो जाओ, आपको 500 विचार आपके सामने आके मिल जाएंगे। यदि ऐसा भी सोचने का एक तरीका हो सकता है, मैं तो आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि ये भी बन सकता है ना, समझ गए मेरी बात को? ठीक है। और अच्छा सोचने वाला व्यक्ति वही होता है जो ज्यादा सुनता है, जिसकी लिसनिंग पावर अच्छी है, उसका थिंकिंग पावर उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक जज अच्छा निर्णय इसलिए दे पाता है क्योंकि वो गंभीरता से सुनता है। तो जितने अच्छे लिसनर बन पाओगे, उतना अच्छा सोचना हो पाएगा, उतना अच्छा बोलना, उतना अच्छा लिखना। ये कोई पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करने भर के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये तो क्वालिफाई करोगे, अभी लाइफ में बहुत काम आने वाली है चीज, आफ्टर सिलेक्शन, और उन नहीं सिलेक्शन हुआ, लाइफ में कुछ और करोगे, यदि अच्छा थॉट प्रोसेस थिंकर है तो आप तो एक थिंक टैंक भी बन सकते हो। हाँ, व्यक्तित्व निर्माण में अच्छा सोचने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ सत्र का समापन करते हैं। अगले सत्र में एक नया टॉपिक लेके, अब मैं इसकी प्रैक्टिस ही कराऊंगा, 2-4 टॉपिक की प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, और जंग जो लगी है दिमाग में, अब आपको मैंने एक काम तो ये दे दिया, दूसरा काम पीवाईक्यू एनालिसिस दे दिया जो मेन काम है, तीसरा काम एक क्वेश्चन उठा करके उस क्वेश्चन को लिखना चालू करना, पहले उसके बारे में पढ़ना है फिर लिखना है। ये करना चालू करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको अलॉट करो, 3 घंटे का, 3 घंटे में तीनों काम करो। पीवाईक्यू एनालिसिस पहला चरण है 1 महीने का, थिंकिंग प्रोसेस उसी में है। ठीक है, अब जैसे पीवाईक्यू में कोई टॉपिक निकल के आया, सोच ही लो 5 मिनट बैठ के उसके बारे में, 5 पॉइंट लिख लो। जब भी सोचना तो कोशिश करना कि उनको मैं लिखने में बदल सकूं, की पॉइंट में 5 ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप में, कि अरे यार 5 पॉइंट क्या रहा है। अब मान लो एक टॉपिक निकल के आया आपका, कोई भी मान लीजिए, मान लो पॉलिटी से एक टॉपिक निकल के आया संघवाद, अब संघवाद से क्वेश्चन पूछा है, अब संघवाद के बारे में सोच लो 4 मिनट बैठ के कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी चंडीगढ़ का मुद्दा बहुत सामने है, चंडीगढ़ को 131वां संविधान संशोधन आ रहा है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, करंट से भी जोड़ो, हर तरीके जोड़ के 5 पॉइंट लिखो, फिर अगले टॉपिक पे चले जाओ, साथ साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग, सोचना साथ साथ, डूबना चालू करो सोचने में। कोई एक पॉइंट लो और ऐसे दिमाग को आप जब टॉपिक दोगे ना, वो भागेगा उसके पीछे, आप उसको दो तो सही। विद इन 1 मंथ आपकी ब्रेन पावर ऐसी होगी कि मैं आपको टॉपिक बोलूंगा, आप लिखना चालू कर दोगे, क्योंकि ब्रेन में फर्टाइल है, उसके पास पॉइंट है, उसके पास एक डिजाइन है, उसके पास एक लेआउट है, उस लेआउट पे वो अपने आप को, गॉट इट, हाँ, करना चालू करते हैं अभी। और अभी जब एक तो पहला काम है पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट करना, जब तक ये नहीं करोगे तो हमारा काफी काम अधूरा रहेगा। 3 घंटे में तीनों चीजें हो जाएंगी, डेली थोड़ा ना करना है, 1 वीक का टाइम है, इसको कोशिश करो, 1 वीक 1 महीना दिया है मैंने तो। उसके बाद कंटेंट पढ़ना है ना भाई, आपको कंटेंट भी तो पढ़ोगे। कंटेंट का सोर्स, जो टॉपिक आपके निकले उनको एक तरफ से पढ़ना भी चालू करना है, वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से उनको ढूंढना भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे दिन एक ही काम करते रहो, साथ साथ अब हमें पढ़ना भी है, आंसर राइटिंग भी करना है। 3 घंटे 4 घंटे जो भी टाइम, अभी शुरुआत में ज्यादा टाइम देना चाहो तो ज्यादा टाइम इसी को दे दो पूरा, आप पूरा दे दो अभी, हाँ अभी दे के इसे,
हाँ, फिर एक एक उठा लो। पहले आप कंटेंट पूरा क्रिएट कर लो अपना, ताकि आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, समाज ही पढ़ रहे हैं तो अपना जितने क्वेश्चन हाँ, उसी के थ्रू, उसी के इर्द गिर्द फिर तो पेपर बनवाऊंगा ना मैं। 2025 का पेपर बनाओगे आप। ठीक है।